हाँ भाई वॉइस आ रही है। हाँ जी, सभी लोगों को नमस्कार। एक बार बता दीजिए क्या हाल चाल है सभी के सारे बढ़िया हो गए। चलिए भाई चालू करते हैं। आज दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए इकोनॉमिक्स की मैराथन, अर्थशास्त्र की मैराथन, और कोशिश करेंगे कि पूरा का पूरा अर्थशास्त्र आज हमारे मैराथन क्लास में कंप्लीट हो जाए और उसके बाद फिर आगे चलेंगे। हाँ जी, आज हम थ्योरी करने वाले हैं। इसमें जो बेसिक से कंसेप्ट है, बहुत ही मूलभूत जो सिद्धांत है, उनके बारे में बिल्कुल विस्तार से चर्चा करेंगे, उनको समझने की कोशिश करेंगे और फिर अगली एक और क्लास रख लेंगे जिसमें हम मैराथन के अंदर क्वेश्चंस को टेप देंगे। बिल्कुल बढ़िया से सारे के सारे क्वेश्चंस देख लेंगे। जी नमस्ते सभी को नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का एग्जामपुर में। हाँ भाई आ जाओ सारे के सारे आ जाओ और चालू करते हैं। इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र होता क्या है, बहुत ही बिल्कुल बेसिक से चलने वाले हैं। बिल्कुल बेसिक से कंसेप्ट पूरे करेंगे और बहुत ही बारीक वाले जो क्वेश्चंस आते हैं, बहुत ही बेसिक वाले जो क्वेश्चंस आते हैं, उनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। भैया सबसे पहले इंट्रोडक्शन से चालू करते हैं कि अर्थशास्त्र होता क्या है और इसे समझने के लिए या इसका अध्ययन क्यों करते हैं हम, या क्यों हमें एग्जाम में इसकी जरूरत पड़ती है, उसकी एक बार विस्तार से चर्चा करते हैं। देखो भाई, एक कहानी है एक आदमी की जिसका नाम है भारत। भारत ने जीवन में सब कुछ कमाया है, बहुत ही अच्छा इंसान है भारत के दो बेटे हैं। कितने बेटे? दो बेटे, हम दो हमारे दो वाले। भारत के दो बेटे हैं, एक का नाम है मित्रों तो दूसरे का नाम है पप्पू। एक का नाम है मित्रों और दूसरे का नाम है पप्पू। भैया ये दोनों किरदार जीवित आदमियों से मिलते जुलते नहीं है, ये केवल और केवल आपको पढ़ाने के लिए चुने गए हैं। भैया कहानी हमारी चालू हो चुकी है अर्थशास्त्र की, और इस अर्थशास्त्र की कहानी में हम देख रहे हैं कि अर्थशास्त्र होता क्या है, और उसी को समझाने के लिए मैंने आपको बताया एक आदमी है भारत जिसके दो बेटे हैं, एक का नाम है मित्रों और दूसरे का नाम है पप्पू। एक रात भारत को सपना आता है कि मित्रों और पप्पू दोनों लूटना चाहते हैं भारत को, दोनों लूटना चाहते हैं। भारत सुबह खड़ा हुआ और अपनी जायदाद के दो हिस्से कर दिए। कितने हिस्से कर दिए? दो हिस्से। याद रखना भैया, जिंदगी में दो रास्ते होते हैं, तो हिस्से भी कितने कर दिए? दो कर दिए। मान लीजिए 10,000 दे दिए मित्रों को और 10,000 दे दिए पप्पू को। अब आगे क्या? अब ऐसा है, जब आपकी जेब में रुपए आते हैं तो कहीं खर्च करने का मन करता है बिल्कुल। अय्याशी करने का मन करता है बिल्कुल। हाँ, सबका करता है, मेरा भी करता है, आपका भी करता है। तो ऐसे ही जब मित्रों और पप्पू की जेब में जब पैसे आए तो इनको खर्च करने की इच्छाएं हुई। इनको लगा कि एक काम करते हैं, ऑनलाइन एग्जामपुर में कोर्स खरीद लेते हैं, कोई सा कोर्स चल रहा होगा, एग्जाम में काम आएगा। खुद का प्रमोशन कर रहा हूं, मुझे पता है। दूसरा फिर उसे लगा नहीं, एक काम करता हूं, महंगा सूट खरीद लेता हूं, यहां वहां आना जाना मेरा लगा रहता है, महंगे सूट की मुझे आवश्यकता है। फिर लगता है कि नहीं यार, सूट से अच्छा तो मैं एक मोबाइल खरीद लूं। अच्छा मोबाइल, बाकी विदेशी लोगों से मैं मिलता रहता हूं तो मुझे एक अच्छे मोबाइल की भी आवश्यकता है। दूसरी तरफ है पप्पू को लगता है कि 10,000 रुपए आ गए हैं, एक काम करता हूं, डोरेमोन देख लेता हूं, अच्छा लगेगा, दिल को अच्छा लगेगा। फिर ऐसे लगता है नहीं यार, डोरेमोन नहीं, एक काम करता हूं, छोटा भीम देख लेता हूं, एक अच्छी मूवी आई है, दिल को खुश कर देगी और बहुत ही अच्छी मूवी है। फिर ऐसे लगता है नहीं यार, छोटा भीम भी नहीं, एक काम कर देता हूं, जेसीबी ले आता हूं, कम से कम तो कोई मुझे देखने आएगा, #जेसीबी की खुदाई। ऐसी और भी बहुत सारी इसकी इच्छाएं हैं। देखो जी, कहानी बिल्कुल बहुत ही सिंपल है, साधारण कहानी है। कहानी में है एक आदमी है भारत जिसके दो बेटे हैं, एक का नाम है मित्रों और दूसरे का नाम है पप्पू। पप्पू के पास 10,000 रुपए हैं, मित्रों के पास 10,000 रुपए हैं, और मित्रों के पास ये खर्च करने के ये सारे विकल्प हैं, पप्पू के पास ये खर्च करने के ये सारे विकल्प हैं। अर्थशास्त्र कहां है? अर्थशास्त्र है कि किस तरीके से मित्रों अपने पैसे को, अपने संसाधनों को खर्च करे। हो सकता है वो 1 पे कर दे, हो सकता है वो 2 पे कर दे, हो सकता है वो 3 पे कर दे, और हो सकता है उसके मन में जैसे आए वैसे खर्च करें। हम मित्रों को समझाने वाले कोई भी नहीं है। बिल्कुल सिंपल सा है। सिंपल यहां अर्थशास्त्र मित्रों के लिए क्या है कि किस तरीके से वो इन 10,000 रुपए का, किस तरीके से वो इन 10,000 रुपए का उचित उपयोग कर अपने संसाधनों का उचित दोहन करे, वही अर्थशास्त्र है। अब आप कहेंगे सर परिभाषा क्या हुई, हमें वो नहीं समझ में आया। कहानी समझ में आ गई कि दो बच्चे हैं, दोनों के पास अलग अलग अय्याशी करने की इच्छाएं हैं, अब उन पैसों को वो कैसे खर्च करें, वही अर्थशास्त्र है। परिभाषा,
देखिए भाई, ये जो 10,000 रुपए हैं, क्या मैं इन्हें संसाधन कह सकता हूं? बोलिए हाँ या ना। अरे बोलो बोलो, जल्दी बोलो। और जिन्होंने नहीं बोला है वो एक दूसरे से भी बुलाओ, इन्हें क्या मैं संसाधन कह सकता हूं? बोलो हाँ या ना। जी बिल्कुल कह सकता हूं। क्यों मास्टर? मैं कि तुम? मैं। क्या मैं इन्हें सीमित संसाधन कह सकता हूं? बोलो हाँ या ना। अरे बोलो हाँ या ना। मास्टर मैं कि तुम? आप। सीमित संसाधन है। सीमित क्यों? क्योंकि भैया 10,000 रुपए ही है आपकी जेब में। यदि 10,000 रुपए आप रखते हो और 2 दिन बाद में बाहर निकालते हो, तो 100 के छोटे छोटे बच्चे बाहर नहीं निकलते हैं, 10,000 ही रहते हैं। दूसरी तरफ ये बहुत सारी इसकी क्या है, इच्छाएं हैं। ये सीमित है कि असीमित? ये असीमित है। इच्छाएं कैसी हैं? असीमित हैं। एक तरफ है सीमित संसाधन और दूसरी तरफ है असीमित इच्छाएं। तो इन सीमित संसाधनों का असीमित इच्छाओं में वितरण ही अर्थशास्त्र कहलाता है। फिर से परिभाषा बता रहा हूं मैं भैया, अर्थशास्त्र क्या होगा? इन सीमित संसाधनों का असीमित इच्छाओं में वितरण ही अर्थशास्त्र कहलाता है। तो अर्थशास्त्र क्या होता है? अर्थशास्त्र मानव व्यवहार का वह अध्ययन है। सबसे पहली चीज यह है मानव व्यवहार का। आप कहोगे सर मानव व्यवहार का क्यों? यह विज्ञान का भी हो सकता है, गणित का भी हो सकता है, साइंस का भी हो सकता है, बायोलॉजी का भी हो सकता है, बाकी साइकोलॉजी का भी हो सकता है। व्हाई ह्यूमन बिहेवियर? अर्थशास्त्र को मानव व्यवहार का अध्ययन क्यों बोला गया? देखो बेटा, इसका आंसर इस तरीके से है। मित्रों है एक तरफ और दूसरी तरफ है पप्पू। कुछ इच्छाएं मित्रों की है, कुछ इच्छाएं पप्पू की हैं, लेकिन इच्छाएं अलग अलग हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि दोनों इंसान अलग अलग हैं। ऐसे में हम हर बार जब इकोनॉमिक्स की स्टडी करेंगे, अर्थशास्त्र का जब अध्ययन करेंगे, तब हर बार हमें पढ़ना पड़ेगा कि उस आदमी की इच्छाएं क्या हैं, क्योंकि सबकी इच्छाएं अलग अलग होती हैं। सवाल नंबर 1, अर्थशास्त्र किस विषय का अध्ययन है? अर्थशास्त्र मानव व्यवहार का अध्ययन है। अर्थशास्त्र में हम किस चीज का अध्ययन करते हैं? अर्थशास्त्र में हम सीमित संसाधनों का असीमित इच्छाओं में वितरण अध्ययन करते हैं। इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर इन विच वी स्टडी अबाउट अलोकेशन ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज इनटू अनलिमिटेड वॉन्ट्स। बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है, बेसिक सी डेफिनेशन है, बहुत ही क्लासिकल डेफिनेशन है। और न जाने आज तक कितने बार एसएससी ने पूछा है, और इस बार दिल्ली पुलिस भी कौन करवा रही है? एसएससी करवा रही है। बिल्कुल सिंपल सा साधारण सा एक सवाल बन जाता है। यहां से सवाल को एक बार देख लेते हैं, और सवाल हमारा बन जाएगा, अर्थशास्त्र की मुख्य समस्या क्या है? बताइए भाई लोग, जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, अर्थशास्त्र की मुख्य समस्या क्या है? व्हाट इज द कोर प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक्स? अर्थशास्त्र की मुख्य समस्या क्या है? पहला ऑप्शन ए सीमित संसाधन, क्योंकि भैया ऐसे एग्जाम वालों को ऑप्शन की बहुत जरूरत आवश्यकता पड़ती है। दूसरा असीमित इच्छाएं, अनलिमिटेड वांट्स। तीसरा संसाधनों का वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, संसाधनों का वितरण। चौथा सर हमें नहीं आता। तो बताइए जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए भैया, ऑप्शन ए होगा कि ऑप्शन बी होगा कि ऑप्शन सी होगा? अर्थशास्त्र की मुख्य समस्या क्या है? जल्दी से बताइए साथियों। हाँ जी हाँ जी हाँ भी, मैं सभी के क्वेश्चन पढ़ रहा हूं भैया। भैया जल्दी बोलो, जल्दी जल्दी जल्दी। अरे बातें मत करो, मेरे क्वेश्चन का आंसर दीजिए। अर्थशास्त्र की मुख्य समस्या क्या है? बोलो 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 बोलो। व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस। हाँ भैया, ओ भाई साहब, मैंने सवाल पूछा है अर्थशास्त्र की मुख्य समस्या क्या है, आपके सामने ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी। तो बच्चा इसमें आंसर होगा आपका, देखो 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 देखो, जिन बच्चों ने इकोनॉमिक्स नहीं भी पढ़ा उनको भी चिंता करने की कोई आवश्यकता यहां बिल्कुल भी नहीं है। क्यों नहीं है जी? हमने सवाल क्या पूछा है? सवाल पढ़ना सीखो सबसे पहले। अर्थशास्त्र की मुख्य समस्या क्या है? पहले तो चीज ये देखिए, अर्थशास्त्र में दो चीजों की हम बात कर रहे थे। एक तरफ थे सीमित संसाधन और दूसरी तरफ थी असीमित इच्छाएं। बोलो हाँ या ना, इसी चीज की बात करी। थोड़ा सा बातों पर ध्यान ना दें, मेरी बातों को ध्यान से सुने, एक दूसरे को मैसेज करना छोड़ो और इधर देखो भैया। दो चीजें हमने बताई अर्थशास्त्र में, सीमित तो संसाधन होते हैं, असीमित इच्छाएं होती हैं। इच्छाएं क्या होती हैं? इच्छा वह जरूरत होती है जिसको पूर्ति करने के लिए आप अपनी ताकत लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए
सरकारी नौकरी आपकी जरूरत है, क्यों? क्योंकि कमी है। क्यों? क्योंकि कमी है, नहीं है इसलिए जरूरत है। अब इस सरकारी नौकरी को, दिल्ली पुलिस को पाने के लिए आप कोशिश कर रहे हो, ताकत लगा रहे हो, रात भर मेरे साथ बैठे हो यहां पे। यह आपकी इच्छा दिखाता है। इच्छा क्या होती है? जब जरूरत में ताकत जुड़ जाए, क्षमता जुड़ जाए, तब वो क्या कहलाने लगती है? इच्छा कहलाने लगती है। बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है। और इच्छाएं असीमित होती हैं। अभी आपकी इच्छा है कि दिल्ली पुलिस में लग जाऊं, फिर आराम से गंगा जी नहाऊंगा। लेकिन जब दिल्ली पुलिस में लग जाओगे ना, दिल में आग लगेगी कि भैया मुझे तो एसपी डीएसपी बनना है, डीएसपी भूरेलाल बनना है, गंगा जल वाला। फिर तुम आओगे कि सर स्टेट पीसीएस की तैयारी करा दो, और मैं करवाऊंगा, हो जाएगा। भैया खुद का भी प्रमोशन कर लेने दो। फिर डीएसपी बनने के बाद फिर लगेगा कि नहीं भैया मजा नहीं आ रहा, एसपी बनने का तो मजा ही कुछ अलग है, आईपीएस बनना है। क्या बनना है? आईपीएस। मैं पढ़ाऊंगा, हो जाएगा, मैं खुद का प्रमोशन करूंगा। तो भैया आईपीएस जब बन जाओगे, जब यूपीएससी निकलेगी आपकी, फिर लगेगा नहीं यार अपने को और ऊंची रैंकिंग पे चलना है, इकोनॉमिक सिक्योरिटी एडवाइजर पे चलना है, ये वाली रैंक, ज्वाइंट सेक्रेटरी बनना है, ये बनना है, वो बनना है, रो का चीफ बनना है, आईबी का चीफ बनना है। इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती, आदमी खत्म हो जाता है। इच्छाएं केवल और केवल बाबा लोगों की खत्म होती हैं, लेकिन आजकल तो उनकी भी ज्यादा है। तो समझिए, इच्छा का तो कोई इलाज ही नहीं है, ये तो ऐसी मिति रहेगी। एक खत्म होगी, दूसरी क्रिएट हो जाए, दूसरी खत्म, तीसरी क्रिएट, तीसरी खत्म, चौथी क्रिएट। हमारे पास समस्या क्या है भैया? याद करो वो एग्जाम्पल, याद करो मित्रों को, और याद करो पप्पू को। भैया उदाहरण क्या था हमारा? एक तरफ थे मित्रों और एक तरफ थे पप्पू। याद करो भैया, आपको मैं लिख के बता देता हूं। एक तरफ थे मित्रों, एक तरफ थे पप्पू। भैया मित्रों के पास भी क्या, कितने रुपए थे? 10,000 रुपए थे। पप्पू जी के पास भी कितने रुपए थे? 10,000 रुपए थे। अब सोचो, यदि 10,000 की जगह यदि 1,00,000 रुपए होते तो और अच्छे से मैनेज हो पाता। बोलो हाँ या ना, जल्दी से कमेंट सेक्शन के अंदर हाँ या ना, हाँ या ना, हाँ या ना। पायल शर्मा जी कह रही है सर फटाफट करवाओ। बेटा थोड़ा धीरे चलो, समझ में सभी को आएगा, टेंशन ना लो, टेंशन ना लो, टेंशन ना लो, टेंशन ना लो। इंग्लिश में भी बोले? अच्छा, इंग्लिश में भी चलते रहो, कोई टेंशन नहीं। चलो जी। हाँ भैया, 1,00,000 होगा तो और भी अच्छे से मैनेज हो पाएगा, 10,00,000 होगा तो और भी अच्छे से मैनेज हो पाएगा, 1 करोड़ होगा और भी अच्छे से मैनेज हो पाएगा। तो मुख्य समस्या क्या हुई? आंसर क्या होगा? संसाधनों की सीमितता। लिमिटेडनेस ऑफ द रिसोर्सेज इज द मेन प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक्स। बहुत बार पूछा गया, 150 से ज्यादा बार सवाल पूछा गया एसएससी के प्रीवियस पेपर में, और दिल्ली पुलिस के में जो इससे पहले एसएससी नहीं करवा रही थी उसमें भी 2 बार पूछा गया। बहुत ही साधारण सा और सिंपल सा एक सवाल है। जो सवाल यह है, अर्थशास्त्र की मुख्य समस्या क्या है? तो अर्थशास्त्र की मुख्य समस्या, बोलो मेरे साथ, सीमित संसाधन। क्लियर है जी? क्लियर है? जल्दी से यस 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 बोलते जाओ, बोलते जाओ भैया। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आ जाओ, आ जाओ सारे लोग, आ जाओ जी, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। और सारी दुनिया को बुला लो जिसको इकोनॉमिक्स जिंदगी में नहीं समझ में आया। कोशिश करेंगे कि हम आपको पढ़ा दें। चलिए जी, आगे चलो भैया, चलो। आज मैंने कहा जी बेसिक कंसेप्ट की क्लास होगी, क्वेश्चंस नहीं करवाएंगे, बिल्कुल कंसेप्ट टू कंसेप्ट चलेंगे। आज की मैराथन में कंसेप्ट करेंगे, अगली क्लास में क्वेश्चन करेंगे। डायरेक्ट क्वेश्चन करवा दूं? चलिए भैया, अब समस्या इस बात की है कि दोनों शब्द आए कहां से, यह भी हमारे लिए जानना जरूरी है। इकोनॉमिक्स एक शब्द है और दूसरी तरफ है अर्थशास्त्र। इकोनॉमिक्स समझिए, इकोनॉमिक्स शब्द की उत्पत्ति जो हुई है वो हुई है एक यूनानी भाषा के शब्द से। कौन सी भाषा के शब्द से? यूनानी। There is a Greek word from which the economics word has been originated. वो शब्द क्या है? यूनानी शब्द, 2 शब्द हैं यहां पे। एक है ओकियो, ओकियो, और दूसरा है नामिया। एक क्या है? ओकियो, और दूसरा है नामिया। ओकियो का मतलब होता है घरेलू, ओकियो मीन्स हाउस होल्ड, और नामिया मीन्स मैनेजमेंट, प्रबंधन। तो बहुत ही सिंपल सा, स्वीट सा इसका आंसर है। इकोनॉमिक्स शब्द की उत्पत्ति यूनानी भाषा के शब्द ओकियो नामिया से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ है घरेलू प्रबंधन। बोलो भैया, समझने में कहां समस्या आ रही है? बोलो जल्दी बोलो, कहां समस्या आ रही है? कोई समस्या है? जल्दी बोलो। बिल्कुल नहीं आ रही समस्या। ओके ओके ओके, अब आ जाओ अर्थशास्त्र।
तो भैया अब अगला शब्द है अर्थशास्त्र। इसे समझने के लिए हमें चलना पड़ेगा मगध साम्राज्य में। कहां चलना पड़ेगा? मगध साम्राज्य में। और चलना पड़ेगा तक्षशिला यूनिवर्सिटी, तक्षशिला महाविद्यालय। तक्षशिला महाविद्यालय के अंदर पॉलिटिकल साइंस के, राजनीतिक विज्ञान के एक टीचर हैं जिनको सब लोग प्यार से बोलते हैं चाणक्य। सब लोग प्यार से क्या बोलते हैं? चाणक्य। लेकिन उनका एक दिन आधार कार्ड गिरा हुआ मिल जाता है और उस आधार कार्ड में उनका नाम होता है विष्णुगुप्त। आधार कार्ड में नाम क्या है? विष्णुगुप्त। एक दिन उनके घर पे जाने का मौका मिला तो पता चला उस आदमी का नाम है कौटिल्य। बेटा ये कहानी, बच्चे ये कहानी, भैया ये कहानी ऐसे ही नहीं बनाई गई है, ये आपको याद करवाने के लिए बनाई गई है। प्यार से हम लोग बोलते थे चाणक्य, आधार कार्ड में नाम था विष्णुगुप्त और उनकी मां उन्हें बोलती थी कौटिल्य बेटा इधर आओ, कौटिल्य बेटा उधर जाओ। इन्होंने एक किताब लिखी और इस पुस्तक का नाम था अर्थशास्त्र। तो जब मुझे पता चला कि सर पढ़ाता मैं हूं, किताब आप लिख कर निकल लिए, ये तो गलत बात हुई, तो उन्होंने मुझे समझाया कि ये किताब किस परिप्रेक्ष्य में लिखी गई। हुआ यूं कि तक्षशिला यूनिवर्सिटी में उस समय नंदवंश के राजा हुआ करते थे। एक दिन नंदवंश के राजा घनानंद ने अपने यहां खाने पे सभी टीचर्स को बुलाया और आचार्य चाणक्य, जिनका आधार कार्ड में नाम है विष्णुगुप्त, और उनकी मां जिन्हें कौटिल्य बोलती है, ये भी जाते हैं और किसी कारण से इनकी बेइज्जती कर देते हैं। तो कसम खाई आचार्य चाणक्य ने, आचार्य विष्णुगुप्त ने, आचार्य कौटिल्य ने, तीनों एक ही नाम है। फिर से मैं रिवाइज करवा रहा हूं। कसम खाई कि नंदवंश की समाप्ति कर दूंगा और ऐसे में उन्होंने नंदवंश की समाप्ति कर दी और भारत में चंद्रगुप्त मौर्य का शासन आ जाता है। उस समय अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक विश्वजीत हुआ करता था, एक विश्व विजेता हुआ करता था, जिसे कहा जाता था अलेक्जेंडर दी ग्रेट, सिकंदर महान। सिकंदर महान जिसे विश्वजीत कहा जाता था। आचार्य चाणक्य, विष्णुगुप्त, कौटिल्य भी चाहते थे कि उनके छात्र को भी विश्वजीत बोला जाए, जैसे कि मैं चाहता हूं कि आप सभी लोगों का दिल्ली पुलिस की परीक्षा में सफल रूप से चयन हो। लेकिन मेरे चाहने से होगा नहीं ना, जब तक आप साथ नहीं दोगे, मैं नोट्स नहीं दूंगा, जब तक मैं पढ़ाऊंगा नहीं तब तक नहीं होगा ना। ऐसा ही आचार्य चाणक्य ने उनको समझाने के लिए कि एक राजा किस प्रकार से अपनी प्रजा से व्यवहार करे, एक राजा कैसे अपनी गुप्तचर व्यवस्था को रखे, यही सभी एक्सप्लेन किया इस पुस्तक में। तो ये जो पुस्तक थी अर्थशास्त्र की, ये राजनीतिक विज्ञान से समीक्षा रखने वाली पुस्तक थी। तो सवाल कई बार यह भी आ जाता है कि अर्थशास्त्र नामक पुस्तक या चाणक्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र नामक पुस्तक का संबंध किस विषय से है? तो याद होना चाहिए कि इसका संबंध है राजनीतिक विज्ञान। आज के अर्थशास्त्र से इसका कोई लेना देना नहीं है। ये तो हुई भैया शब्दों की उत्पत्ति। अब चलते हैं एक कहानी की तरफ और अब पढ़ेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग सी एक चीज। अब पढ़ेंगे हम भारत में योजना। भारत में योजना, बहुत ही ध्यान से देखना, यहां कुछ कहानियां छुपी होंगी। प्लानिंग इन इंडिया। कहानी चालू होती है वर्ष 1928 था और देश है यूएसएसआर, जिसे कहते हैं सोवियत संघ। क्या कहते हैं इसे? सोवियत संघ। आज के रूस में किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान, अजरबैजान, किर्गिस्तान, यूक्रेन, लगभग इन सभी देशों का एक समूह हुआ करता था जिसे कहते थे सोवियत रशिया, सोवियत संघ। और इसमें हुआ करता था स्टालिन की सरकार। किसकी सरकार थी? स्टालिन की सरकार थी। तो स्टालिन की सरकार के दौरान विश्व में पहली बार वर्ष 1928 में दुनिया में पहली बार आने वाले 5 वर्षों की योजना बनाई गई। आने वाले 5 वर्षों की योजना बनाएगी कि किस तरीके से सोवियत संघ में आने वाले 5 सालों में काम होगा, और इसे नाम दे दिया गया पंचवर्षीय योजना। कौन सा वर्षीय योजना? पंचवर्षीय योजना। बच्चे लोग यहां पे चीजें क्लियर रखना। कई बार आपको ये 1930 देखने को मिलेगा, कंफ्यूज मत होइएगा। पहली बार 1928 में प्रकाशित की गई पंचवर्षीय योजना स्टालिन की सरकार के दौरान, और इसे भारत ने भी समर्थन दिया। और वहीं से दुनिया को एक कंसेप्ट मिला कि आने वाले 5 साल में किस तरीके से विकास किया जाना चाहिए, इसकी योजना बना सकता है एक राष्ट्र, और उसे कहेंगे पंचवर्षीय योजना। यहां से एक सवाल आया इस बार के
डिफेंस का जो डिफेंस की जो पेपर था सीडीएस का। हाँ जी, सीडीएस के अंदर यह सवाल आया कि दुनिया में सर्वप्रथम पंचवर्षीय योजना का सिद्धांत किसने दिया? तो सोवियत संघ में दुनिया में सर्वप्रथम पंचवर्षीय योजना लागू की गई। बोलो क्लियर है कि नहीं? अरे बहुत ही छोटी छोटी चीजों को क्लियर लेके चलेंगे, टेंशन नहीं लेना, बिल्कुल धीरे धीरे चलेंगे, बहुत ही आराम आराम से चलेंगे, टेंशन नहीं लेनी आपको। शाबाश 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 शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। क्या बता रहे हो यार? चलो चलो, इंग्लिश प्लीज। ओके ओके ओके, विल ट्राई टू टेक इट इन इंग्लिश, बट थोड़ा सा हिंदी में चलेंगे, थोड़ा सा इंग्लिश में चलेंगे। वर्ष आया 1930। वर्ष 1930 से 33 के बीच में एक हमारे यहां एक व्यक्ति है जिसने एक बुक लिखी, प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया। बुक का नाम क्या था? ये तो शायद आपको पता भी होगा, प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया इस पुस्तक का नाम था। ये पुस्तक लिखी गई थी एम विश्वेश्वरैया के द्वारा, एम विश्वेश्वरैया के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई। एम विश्वेश्वरैया in 1930 to 1933 published a book with the name प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया। यह पहली बार किसी भारतीय द्वारा ये प्रयास था कि भारत में किस तरीके से योजनागत विकास होना चाहिए। दैट इज वाई, और यही कारण है एम विश्वेश्वरैया को भारतीय योजना के जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारतीय योजना के जनक कहा जाता है, फादर ऑफ प्लानिंग इन इंडिया कहा जाता है। किसको कहा जाता है? एम विश्वेश्वरैया को। एक पुस्तक आई, पुस्तक का नाम क्या था? प्लान्ड इकोनॉमी। लिख देता हूं, इंग्लिश में भी लिख देता हूं, प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया इस पुस्तक का नाम था। किसने लिखी? एम विश्वेश्वरैया ने लिखी, और इसी कारण से इन्हें भारतीय योजना का जनक माना जाता है। वर्ष आया 1938। इस बार का कांग्रेस अधिवेशन तय करेगा कि भारत में अर्थव्यवस्था का इतिहास क्या होना है। ऐसा इंपॉर्टेंट क्यों था इस बार का कांग्रेस अधिवेशन? ध्यान करो, 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत होने वाली है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होने वाला है। अब अंग्रेज यूं कह रहे हैं कि भैया ऐसा है भारतीय लोगों, आप द्वितीय विश्व युद्ध में जब भी कोई आपसे पूछे कि आप किसकी तरफ हो, तो आप ये कहना कि हम अंग्रेजों की तरफ है। हम किसकी तरफ है? अंग्रेजों की तरफ। अब हमने भी कहा जी हमें क्या मिलेगा? तो ऐसे में अंग्रेजों ने कहा तुम्हें चाहिए आजादी और तुमको दे के रहेंगे आजादी, तुम्हें आजादी मिल जाएगी और क्या चाहिए। अच्छा, हम लोग अब इस बात ने पूरे भारत को दो टुकड़ों में बांट दिया। एक टुकड़ा ये कह रहा है कि हम अंग्रेजों का साथ दे देते हैं और क्योंकि हमें ये आजादी दे देंगे, और ये मम्मी कसम खा रहे हैं आजादी तो दे ही देंगे। दूसरी तरफ दूसरा टुकड़ा ये कह रहा है कि ऐसा है अंग्रेजों को मम्मी कसम चढ़ती नहीं है, ये कोई आजादी वाजादी नहीं, ये बिल्कुल मजे ले रहे हैं, और जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हो जाएगा तो अपने को फिर से ये गुलाम रख लेंगे। दो धड़े हो गए हैं पूरे भारत के। एक तरफ है महात्मा गांधी जो कह रहे हैं कि हमें अंग्रेजों का साथ देना चाहिए, दूसरी तरफ है ताऊ सुभाष चंद्र बोस ये कह रहे हैं कि ऐसा है बापू, इनको मम्मी कसम चढ़ती नहीं है, ये अंग्रेज आदमी हैं, ये हमें आजाद नहीं करेंगे। अब सारी बात टिकी कि भैया कांग्रेस अधिवेशन का इस बार अध्यक्ष कौन बनेगा, क्योंकि कांग्रेस का अधिवेशन ही तय करेगा कि इस बार अर्थव्यवस्था में क्या होना है क्या नहीं होना है। यह बात चली कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष तक। अब भैया ये चुना जाना है कि हु विल बी द चेयरमैन ऑफ 1938 कांग्रेस कॉन्फ्रेंस which was happening at that time in हरिपुरा। हरिपुरा में जो कांग्रेस अधिवेशन होने वाली थी उसके अध्यक्ष पद के चुनाव करवाए जाते हैं। एक तरफ हैं सुभाष चंद्र बोस और दूसरी तरफ हैं हमारे महात्मा गांधी के और हमारे अत्यंत लाडले प्रिय स्नेही जवाहरलाल नेहरू। 90% लोग वोट देते हैं फेवर में सुभाष चंद्र बोस को, और इस तरीके से वर्ष 1938 के कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष बना दिए जाते हैं सुभाष चंद्र बोस। कहानी आगे घूमेगी।
अब यहां ये अध्यक्ष बन जाते हैं, इनके एक सलाहकार भी हुआ करते हैं। कौन हुआ करते हैं? सलाहकार, एडवाइजर जिसे कहें। और इनके एडवाइजर का नाम था मेघनाद शाह। क्या नाम था? मेघनाद शाह। नाम सुना है अमित शाह के दादाजी? नहीं, बिल्कुल नहीं। मेघनाद शाह को भारतीय अंग्रेजी कैलेंडर के जन्मदाता कहा जाता है। मेघनाद शाह को याद रखना, एक सवाल बिल्कुल स्टैटिक जीके में आता ही है। अब मेघनाद शाह सलाह देते हैं कि ऐसा है सुभाष, थोड़ा सा मैं इनकी कहानी सुना रहा हूं तो ध्यान से सुनना, कि ऐसा है सुभाष कि भैया यूएसएसआर ने, सोवियत संघ ने भी एक योजना बनाई है। लोग कह रहे हैं कि भैया पंचवर्षीय योजना है और उसमें तेजी से विकास हो रहा है। और हमारे यहां के एक लड़के ने, एम विश्वेश्वरैया ने, एक पुस्तक भी लिख दी है और कहते हैं ये पुस्तक से वो भारतीय योजना के पिता भी बन चुके हैं, भारतीय योजना के जनक भी बन गए हैं। अब होना क्या है? तो ऐसे में मेघनाद शाह की सलाह पर वर्ष 1938 में ही राष्ट्रीय योजना समिति का निर्माण किया जाता है। कौन सी समिति का निर्माण किया जाता है? राष्ट्रीय योजना समिति का निर्माण किया जाता है। नेशनल प्लानिंग कमिटी वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड। नेशनल प्लानिंग कमिटी बना दी जाती है। राष्ट्रीय योजना समिति का निर्माण कर दिया जाता है। पहला सवाल, राष्ट्रीय योजना समिति का निर्माण किस वर्ष में हुआ? जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, राष्ट्रीय योजना समिति का निर्माण किस वर्ष में हुआ? राष्ट्रीय योजना समिति का निर्माण 1938 में हुआ। दूसरा सवाल, राष्ट्रीय योजना समिति का निर्माण किसने किया? ये राष्ट्रीय योजना समिति का निर्माण सुभाष चंद्र बोस ने कहा। तीसरा सवाल, राष्ट्रीय योजना समिति का निर्माण किसकी सलाह पर हुआ? मेघनाद शाह की सलाह पर हुआ। भाई साहब यहां से सवाल बिल्कुल नहीं जा सकता, कहीं भाग के नहीं जाएगा, गारंटी अपनी। भैया राष्ट्रीय योजना समिति वर्ष 1938 में गठित, किसने बनाई? सुभाष चंद्र बोस ने बनाई। किसकी सलाह पर बनाई? मेघनाद शाह की सलाह पर। अब हर समिति का कोई ना कोई अध्यक्ष तो होगा। ईच कमिटी हैज इट्स ओन चेयरमैन। हु विल बी द चेयरमैन? नाउ द क्वेश्चन इज। ऐसे में मेघनाद शाह ने फिर से सलाह दी कि ऐसा है, बापू नाराज चल रहा है और बापू सेहत के लिए हानिकारक है। बापू के लाडले, स्नेही और सभी के प्रिय चाचा जवाहरलाल नेहरू भी नाराज हैं। तो ऐसे में 1938 में राष्ट्रीय योजना समिति के अध्यक्ष बना दिए जाते हैं जवाहरलाल नेहरू। आपके सामने आपका चौथा सवाल, राष्ट्रीय योजना समिति के अध्यक्ष कौन थे या किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति का निर्माण किया गया? तो आंसर क्या होगा? जवाहरलाल नेहरू। समिति किसने बनाई? सुभाष चंद्र बोस ने बनाई। किस वर्ष में बनी? 1938 में बनी। किसकी सलाह पर बनी? मेघनाद शाह की सलाह पर बनी। बोलो भाई साहब, सभी क्लियर है? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। सोना नहीं है भैया, सोना नहीं है, सोना नहीं है, ऐसे ही चलेंगे, सोना नहीं है। शाबाश 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 शाबाश। हाँ भाई, हाँ भाई, हाँ भाई, हाँ भाई, कुछ ज्यादा ही। चलो चलो चलो, चलिए जी आगे चलें। शाबाश, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चलो जी, अब 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध हो जाता है। वर्ष आता है 1944। 1944 में अग्रवाल स्वीट्स वाले के दादाजी, जिनका नाम है एस.एन. अग्रवाल। क्या नाम है भाई साहब? एस.एन. अग्रवाल। ये बातों बातों में मैं जो कहानियां सुना रहा हूं, ये आपको याद करवाने के लिए सुना रहा हूं, आपके मजे के लिए नहीं सुना रहा हूं। तो ध्यान से इन कहानियों को सुन लेना और एक बार जब परीक्षा आए उससे पहले एक बार इस मैराथन को जल्दी से 1.5 की स्पीड पे 2.5 की स्पीड से जल्दी जल्दी समराइज कर लेना। कहानियां दिमाग में बैठ जाएंगी, आंसर यहां से गलत नहीं होगा। और अभी अभी जब अपन पंचवर्षीय योजना पढ़ाएंगे उसके बाद आप लोग बताना कि कैसी क्लास लगी। तो भैया आदमी है श्रीमन्ना नारायण अग्रवाल, अग्रवाल स्वीट्स वाले के दादाजी। इन्होंने गांधी जी का एक भाषण सुना था। वर्धा में भाषण हुआ था। कहां भाषण हुआ था? वर्धा में। और वर्धा में इन्होंने एक सिद्धांत बताया था, ट्रस्टीशिप का सिद्धांत, द थ्योरी और द कंसेप्ट ऑफ ट्रस्टीशिप। और उसी पे आधारित श्रीमन्ना नारायण अग्रवाल ने एक योजना दी जिसे कहा गया गांधीवादी योजना। क्या कहा गया? गांधीवादी योजना, गांधीयन प्लान। कौन सी बोली गई? गांधीयन प्लान। याद रखिएगा, गांधीयन प्लान किसने दिया? श्रीमन्ना नारायण
अग्रवाल, अग्रवाल स्वीट्स वाले के दादाजी ने। ये जो गांधीवादी योजना थी किस पर आधारित थी? ये वर्धा भाषण के ट्रस्टीशिप के सिद्धांत पर आधारित थी। ट्रस्टीशिप का सिद्धांत क्या है, जल्दी से बता के चलता हूं फटाक से, बहुत ही बेसिक सा है। अकॉर्डिंग टू गांधी जी ये कहते थे कि हर एक इंसान जितना भी कमाता है उसमें से एक हिस्सा अपनी मूलभूत आवश्यकताएं, रोटी, कपड़ा, मकान, इन पर खर्च कर दे और बाकी बचा पैसा समाज के पिछड़े तबके के लिए, समाज के विकास के लिए खर्च कर दे। तो जितनी अच्छी ये बात सुनने में लग रही है उतनी ही कठोर और गलत बात ये असल जिंदगी में है। ये था 1944 में आया श्रीमन्ना नारायण अग्रवाल का गांधीवादी सिद्धांत। कई जगह 1942 देखने को मिलेगा, लेकिन नहीं, ललन टॉप गलत है, 1944 बिल्कुल सही है। अगली बात करते हैं, इसको समझने के लिए चलना पड़ेगा बॉम्बे में। बॉम्बे में 8 उद्योगपति इकट्ठा हो रखे हैं। 8 उद्योगपति, 8 इंडस्ट्रियलिस्ट इकट्ठा होते हैं और बात करते हैं कि किस तरीके से विकास किया जाए। ऐसे में जमशेदजी टाटा, घनश्याम दास बिरला, अर्देशीर दलाल, पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास, श्रीराम, एडी श्रॉफ, ऐसे सारे लोग, लगभग 8 उद्योगपति ये इकट्ठा हो जाते हैं और ये एक योजना बनाते हैं कि आने वाले 15 वर्षों में किस तरीके से सरकार को मदद देनी चाहिए, अंग्रेजों को मदद देनी चाहिए भारत में उद्योगों का विकास करने से। क्योंकि यदि उद्योग बढ़ेंगे तो नौकरी बढ़ेगी, नौकरी बढ़ेगी तो सबका साथ सबका विकास हो जाएगा। ये कहना था इन 8 उद्योगपतियों का। और इन बातों को अर्देशीर दलाल ने किताब पे एक पन्ने पे उतार के दे दिया और इसे ही कहा गया बॉम्बे प्लान। तो याद रखिएगा, बॉम्बे प्लान के मुख्य निर्माता हैं अर्देशीर दलाल। देखिए भैया, नाम बिल्कुल बहुत ही ध्यान से याद रखिएगा, अर्देशीर दलाल। इसके अलावा कौन था? जमशेदजी टाटा, बिरला, घनश्याम दास बिरला, इसके अलावा एडी श्रॉफ, और कौन था? पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास, इसके अलावा कौन था? श्रीराम। ऐसे लगभग 8 उद्योगपति इकट्ठा होते हैं 1944 में और बॉम्बे के अंदर ये प्लान देते हैं। इसे कहा गया बॉम्बे प्लान। इससे ज्यादा यहां से सवाल नहीं पूछा जा सकता। भैया बॉम्बे प्लान किस वर्ष में दिया गया? 1944 में दिया गया। कौन मुख्य निर्माता था? अर्देशीर दलाल था। गांधीवादी योजना किस वर्ष में दी गई? 1944 में दी गई। कौन मुख्य निर्माता था? एस एन अग्रवाल था। किस सिद्धांत पर आधारित थी? ट्रस्टीशिप के सिद्धांत पर आधारित थी। यही थी गांधीवादी योजना। ये था 1944। बोलो भाई, क्लियर है? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी 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 जल्दी। मजा आ रहा, 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 मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। शाबाश 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 शाबाश। अरे फालतू की बातें करने से पहले यहां लिखते जाओ जल्दी जल्दी। अरे एडिटर भैया क्यों बस करेंगे? अभी तो पूरा लिखना है हमें, पूरी इकोनॉमिक्स पढ़नी है। अभी पूरी इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे भाई साहब, पूरी की पूरी करेंगे। डोंट यू वरी, चिंता ना करो भाई साहब, यहीं पे पढ़ेंगे, सब कुछ पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। जल्दी जल्दी आते जाओ, जल्दी जल्दी। नोट्स मिलेगा, नोट्स मिलेगा, पूरे के पूरे नोट्स मिलेंगे भैया, टेंशन नहीं लेनी। चलो चलो, बातें करने में टाइम वेस्ट मत कराया करो तुम। सीधे कहानी पर आते हैं। भारत आजाद हो जाता है 1947 में। 1949 में एक समिति बनती है। 1949 में एक समिति बनती है। इसे राष्ट्रीय आय समिति भी कहते हैं। 1949 में दूसरी तरफ एक और समिति बनती है, केसी नियोगी समिति। कौन सी समिति? केसी नियोगी करके एक व्यक्ति थे जिनकी अध्यक्षता में केसी नियोगी कमेटी बनती है। राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष हैं प्रशांत चंद्र महालनोबिस, जो भारतीय सांख्यिकी के पिता भी कहे जाते हैं, महालनोबिस। इसके सदस्य हैं प्रोफेसर गाडगिल, डॉक्टर VKRV राव, और दूसरी तरफ है केसी नियोगी समिति। इनसे पूछा गया कि भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन कैसे किया जाना चाहिए और इनसे पूछा गया कि भारत में योजनागत विकास कैसे किया जाना चाहिए, इनका सुझाव दें। तो केसी नियोगी समिति सुझाव देती है कि भारत में एक आयोग की आवश्यकता है जिसे कहेंगे योजना आयोग, जिसका काम होगा भारत में योजनाओं का निर्माण करना और समय समय पर उनकी समीक्षा करना और यह देखना कि चीजें लागू सही रूप से हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं। ये सुझाव थे केसी नियोगी समिति के।
और इन्हीं के सुझावों पर वर्ष 1950 में भारत में योजना आयोग की स्थापना कर दी गई और 1951 से यह काम करने लगा। बहुत ही सिंपल सी कहानी है। अब देखो भैया, कहानी यहां से चालू होगी। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना, बहुत ही ध्यान से देखना, बहुत ही ध्यान से। प्रथम पंचवर्षीय योजना, अंग्रेजी मीडियम वाले विद्यार्थी, अंग्रेजी माध्यम वाले विद्यार्थी प्रथम पंचवर्षीय योजना को बोलते हैं फर्स्ट 5 ईयर प्लान। फर्स्ट 5 ईयर प्लान। देखो जी, देखो इधर देख लो, इधर देख लो, जल्दी से देख लो। यहां एक बहुत ही सोहनी सी सुंदर सी ट्रिक बताते हैं। भैया कौन सी योजना की बात कर रहा हूं मैं? पहली योजना की बात कर रहा हूं, तो मैंने कितना लिख दिया? 1 लिख दिया। पंचवर्षीय योजना की बात कर रहा हूं तो कितने साल का होगा? 5 साल का होगा। कितने साल का होगा? 5। फिर से बता दूं, फिर से ट्रिक को रिपीट कर रहा हूं कि भैया कौन सी योजना की बात कर रहे हैं हम? पहली की बात कर रहे हैं, तो इसलिए हमने क्या लिख दिया? 1 लिख दिया। कितने साल की होगी? 5 साल की होगी, क्योंकि हमें पता है पंचवर्षीय योजना है। 19 हमें पता है, तो प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब होगी? 1951। बोलो फटाक फटाक से, फटाक से, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब चालू होगी? 1951। याद रह जाएगा भी या अभी भी याद नहीं होगा? बिल्कुल 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 बिल्कुल। 1951 में 5 जोड़ते चलो, 1956। अब जल्दी जल्दी मेरे साथ चलते रहना, बिल्कुल पीछे मत रह जाना। सेकंड 5 ईयर प्लान, द्वितीय पंचवर्षीय योजना, 1956 में 5 जोड़ो, कितना हो जाएगा? 1961। मेरे साथ साथ बोलते चलो, यहां तक आवाज आनी चाहिए। तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 में 5 जोड़िए, कितना हो जाएगा? 1966। आप कह रहे हो कि सर थक गए, कोई बात नहीं, थक गए हो तो 3 साल का अवकाश ले लो। कितने साल का अवकाश लेना है? 3 साल का अवकाश ले लो। 3 इयर्स प्लान्ड हॉलीडे ले लो। 3 साल का योजना अवकाश, मतलब 1966 से लेकर 69। वापस आ जाओ, छुट्टियां खत्म हो गई हैं। फोर्थ 5 ईयर प्लान 1969 में 5 जोड़ो, कितना हो जाएगा? 1974। बोलो भाई कितना हो जाएगा? 1974। पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 में 5 जोड़ना, कितना हो जाएगा? 1979। लेकिन 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 हम लिखेंगे 1978। ऐसा क्यों भैया? बाद में बताऊंगा, अभी नहीं बता रहा। सारे राज अभी नहीं खोलने, क्योंकि कुछ राज दिल में भी होने चाहिए ताकि दर्द बना रहे। भैया पहले हमने करा 1951 में 5 जोड़ो, 56 में 5 जोड़ा, 61 में 5 जोड़ो, 66, 3 साल रुक गए। उसके बाद 69 से 74, 74 से लेकर 78। एक काम करो, 2 साल का अवकाश ले लो। कितने साल का अवकाश? 2 साल का अवकाश ले लो। यहां पे ले लिया जी। 1978 से लेकर 80। ऐसा क्या हुआ? क्यों लिया? कैसे लिया? कब लिया? ये सारी की सारी विस्तार से चर्चा की जाएंगी। अभी हम बात कर रहे हैं क्रोनोलॉजी की, टाइमलाइन की, और आजकल तुम्हें पता होगा क्रोनोलॉजी याद करना बहुत ही आवश्यक है। छठी पंचवर्षीय योजना 1980 में 5 जोड़िएगा, कितना हो जाएगा? 1985। सातवीं पंचवर्षीय योजना 1985 में 5 जोड़िएगा, कितना हो जाएगा? 1990। भैया थक गया हूं मैं, थक गया हूं, कोई बात नहीं, 2 साल का अवकाश दे दिया। 2 साल का अवकाश, 2 इयर्स प्लान्ड हॉलीडे फ्रॉम 1992 1992, 1990 से लेकर 1992। लेकिन ये अब आखिरी योजना अवकाश है, इसके बाद कोई अवकाश नहीं रहेगा। 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 से लेकर 1997। 9वीं पंचवर्षीय योजना 1997 से लेकर 2002। 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 में 5 जोड़ो, कितना हो जाएगा? 2007। 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 में 5 जोड़ो, कितना हो जाएगा? 2012। 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 में 5 जोड़ी, कितना हो जाएगा? 2017। बोलो भैया रुक जाओ बस, अब कितनी कितनी दिक्कत आएगी क्रोनोलॉजी को याद करने में। अरे भाई बिल्कुल सा सिंपल सा है, सिंपल सा एक फंडा है। यहां देख लो, यहां देख लो, सारे के सारे यहां देख लो। अरे 1 2 3 और 3 साल का गैप, 4 5 और फिर 2 साल का गैप, 6 7 और फिर 2 साल का गैप, 8 9 10 11 12। कंटिन्यू कर देना। बोलो भाई बोलो, जल्दी बोलो। समझ में आया कि नहीं आया? याद हो गया कि नहीं हुआ? ये यहीं याद होगा। जल्दी जल्दी मेरे साथ रिपीट कर दो। फिर से मैं ट्रिक को बता रहा हूं भैया। हमने 1 लिख दिया क्योंकि हम कौन सी योजना की बात कर रहे थे? पहली योजना की बात कर रहे थे। हमने 5 लिख दिया क्योंकि हम कौन सी योजना की बात कर रहे थे? पंचवर्षीय योजना की बात कर रहे थे। तो 51 हो गया। 1951 में 5 जोड़ो, कितना हो गया? 1956। दूसरी 1956 में 5 जोड़ो, कितना हो जाएगा? 1961। जल्दी जल्दी कमेंट के अंदर लिखते हुए चलिए, जल्दी जल्दी कमेंट के अंदर लिखते हुए चलिए। भैया मेरा आंसर आप बता नहीं पा रहे हो, लेकिन एक बार कमेंट में लिखो। तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 में 5 जोड़ो, कितना हो जाएगा? 1966। अब कितने साल का गैप? 3 साल का गैप। क्या किया, कैसे किया, कहां रहे, कब किया, ये सारी की सारी घटनाओं का विस्तार से वर्णन कर दिया जाएगा, चिंता ना करिए। चौथी पंचवर्षीय योजना कब से कब? 1969 में 5 जोड़े, कितना हो जाएगा? 1974।
1974। पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 में 5 जोड़िए कितना हो जाएगा 1979। लेकिन हमने कितना लिखा 1978। बस एकमात्र ऐसी पांचवी पंचवर्षीय योजना एकमात्र ऐसी पांचवी पंचवर्षीय योजना है जो 5 साल तक नहीं रही। हाँ जी बच्चे, चलिए चलिए चलिए, एकमात्र ऐसी पंचवर्षीय योजना जो 5 साल की नहीं रही, कौन सी है? पांचवी पंचवर्षीय योजना। बस याद रखना, पांचवी पंचवर्षीय योजना 2 बार 5 है, तो इसमें 5 साल नहीं है। कितने साल है? 4 साल है। क्या हुआ, कैसे हुआ, कहां रहे, वो सारी की सारी बाद में चर्चा। छठवीं, 1980 में 5 जोड़ो कितना हो जाएगा 1985। सातवीं कब से कब? 1985 से 1990। कितने साल का गैप? 2 साल का। आठवीं कब से कब? 1992 में 5 जोड़िए कितना हो जाएगा 1997। नौवीं कब से कब? 1997 में 5 जोड़िएगा कितना हो जाएगा 2002। 10वीं कब से कब? 2002 में 5 जोड़िएगा कितना हो जाएगा 2007। 11वीं कब से कब? 2007 में 5 जोड़िएगा कितनी हो जाएगी 2012। और 12वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब? 2012 से 17। 5 जोड़ दीजिए। यही कहानी है पंचवर्षीय योजनाओं की। और यहां से इतने सारे सवाल बन सकते हैं जल्दी जल्दी। अब मैं सवाल पूछता जाऊंगा, लिखूंगा नहीं सवाल। जो बच्चे कह रहे थे ना कि सर क्वेश्चन के बिना मजा नहीं है, क्वेश्चन बताता चलता हूं, आप मजे देते चलिएगा, जल्दी जल्दी जवाब देते जाइएगा। आज तक कुल कितनी पंचवर्षीय योजना आई? जल्दी देखो, यहां आंसर क्या होगा? कुल कितनी आई? 12 आई। आज तक कितनी बार योजना अवकाश आया? 1 बार, 2 बार, 3 बार। आज तक कितने सालों का कुल योजना अवकाश आया? 3 साल, 2 साल, 2 साल। कितने साल? 7 साल का योजना अवकाश आया। कौन सी पंचवर्षीय योजना के बाद पहली बार 3 वर्षों का अवकाश किया गया? तीसरी के बाद। कौन सी पंचवर्षीय योजना 5 वर्षों की नहीं रही? कौन सी पंचवर्षीय योजना नहीं रही? पांचवी पंचवर्षीय योजना 5 सालों की नहीं रही। कौन सी पंचवर्षीय योजना के बाद पहली बार 2 साल का योजना अवकाश आया? पांचवी पंचवर्षीय योजना के बाद 2 साल का अवकाश आया। 1990 के अंदर कौन सी पंचवर्षीय योजना थी? तो 7वीं पंचवर्षीय योजना थी 1985 से लेकर 1990। तीसरी बार योजना अवकाश कब से कब आया? 1990 से लेकर 1992। आखिरी योजना का कार्यकाल क्या था? 2012 से लेकर 2017। इस तरीके से यहां भांति भांति प्रकार के, भिन्न भिन्न प्रकार के और बहुत ही अलग अलग प्रकार के और बिल्कुल तुनक मिजाज यहां से सवाल बन सकते हैं। मेरे हिसाब से ये मैंने आपको पूरा का पूरा आपके दिमाग में डालने की कोशिश कर दी है। बोलो भैया, कैसा रहा, कैसा रहा? जल्दी बताओ, जल्दी। समझ में आया सभी को? समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। हाँ जी, 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 हाँ जी। शाबाश 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 शाबाश। अभी 13वीं कोई नहीं है यार, 13वीं पंचवर्षीय योजना कोई नहीं है। 13वीं कोई नहीं है, 13वीं पंचवर्षीय योजना है ही नहीं। बोलो 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 बोलो। अरे तुम समझो यार। चलो 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 चलो, शाबाश 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 शाबाश। अच्छा, समझने के लिए मैं कैसे भी उदाहरण ले लूं, आपको किसी को दिल पर नहीं लेना है कि भैया इस पार्टी को बोल दिया, उसको बोल दिया। हमारा मुख्य उद्देश्य इस क्लास का केवल और केवल अर्थशास्त्र को समझना है, इसके अलावा कोई नहीं। प्रथम पंचवर्षीय योजना, कहानी चालू हो गई है। ये कहानी है भारत के विकास की। प्रथम पंचवर्षीय योजना, फर्स्ट 5 ईयर प्लान। लिख देता हूं, अंग्रेजी माध्यम वाले विद्यार्थियों के लिए भी लिख देता हूं, फर्स्ट 5 ईयर प्लान। टाइमिंग क्या होगी जल्दी से बताइए कमेंट सेक्शन में। बोलो बोलो बोलो। वर्ष 1951 से लेकर 1956। देखो भैया, भारत नया नया आजाद हुआ है। तो जब भारत आजाद हुआ तो गरीब देश था कि अमीर देश था? आप कहोगे सर बहुत ही गरीब था। हाँ, पैसे तो थे नहीं। तो ऐसे में गरीब आदमी को हम खाना पहले खिलाएंगे कि पहले काम करवाएंगे? खाना खिलाएंगे। तो ऐसे में प्रथम पंचवर्षीय योजना का जो उद्देश्य था वो था कृषि। अब कृषि क्या बिना सिंचाई के हो सकती है? नहीं, सिंचाई भी चाहिए। और सिंचाई के करने के बाद जो उगेगा उसे घर लाने के लिए क्या चाहिए? यातायात। और यही प्रथम पंचवर्षीय योजना के उद्देश्य था। व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव? एग्रीकल्चर। And without irrigation, agriculture is nothing. So agriculture, irrigation and transportation was the main objective of first 5 year plan. कृषि, सिंचाई एवं यातायात प्रथम पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। अब बात करते हैं इसका मॉडल क्या था।
भैया मॉडल क्या होता है? मॉडल मतलब तरीका होता है। भैया दिल्ली पुलिस पास करने के सबके अपने अपने मॉडल है। कोई कह रहा है जी मैं पढ़कर करूंगा, कोई ऑफलाइन में मजे ले रहा है, कोई ऑनलाइन में मजे ले रहा है, कोई इधर भी बातें करे जा रहा है, फालतू के मैसेज करे जा रहा है, कोई कह रहा है सर कहां से हो, किसको क्या बोले जा रहे हो यार, ठीक है। तो सबके तरीके अलग अलग होते हैं। तो किसी भी देश में आर्थिक विकास के तरीके अलग अलग हो सकते हैं। जिस अर्थशास्त्री की सिद्धांतों को नीति बनाया जाए उसे मॉडल कह दिया जाता है। क्या कह दिया जाता है? मॉडल। तो देखो सोवियत संघ से पंचवर्षीय योजना का कंसेप्ट हमने किससे लिया है? सोवियत संघ से लिया है। ये क्लियर है भैया? ये बात बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। तो दो आदमी थे यूएसएसआर से, एक का नाम था हारोड और दूसरे का नाम था डोमार। दो अर्थशास्त्री अलग अलग, जिंदगी में इन्होंने बहुत अलग अलग बातें करी हैं, लेकिन एक जगह आकर वो बिल्कुल एक हो जाते हैं किसी भी देश के आर्थिक विकास के बुनियादी ढांचे के लिए। ये कहते हैं किसी भी देश में आर्थिक विकास के लिए जरूरी है कि वहां कृषि को, वहां खेती को बहुत ही अच्छे से बढ़ावा दिया जाए। जब खेती मजबूत होगी तो किसान मजबूत होगा, किसान के पास पैसे ज्यादा होंगे, पैसे ज्यादा होंगे तो वो खर्च ज्यादा करेगा, और खर्च ज्यादा करेगा तो वस्तुओं की मांग ज्यादा होगी, वस्तुओं की मांग ज्यादा होगी तो उत्पादन ज्यादा करना पड़ेगा, और उत्पादन ज्यादा करना पड़ेगा तो लोगों को रोजगार भी ज्यादा को देना पड़ेगा। ये कहना था हारोड और डोमार का, और यही मॉडल अपनाया गया भारत में। इसीलिए इस मॉडल को बोला जाता है हारोड डोमार मॉडल। कौन सा मॉडल बोला जाता है? जल्दी से बोले, हारोड डोमार मॉडल। वर्ष है 1951। दुनिया की सबसे प्रचलित योजनाओं में से एक योजना भारत में लॉन्च होती है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम भारत में लॉन्च होता है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम, यह योजना याद करना बहुत ही जरूरी है। वो जरूरी इसलिए भी है क्योंकि ये योजना हर जगह सफल होती है, लेकिन भारत में आकर ये असफल हो जाती है। कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। कौन सा डेवलपमेंट प्रोग्राम? कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम वर्ष 1951 में चलाया हुआ, भारत में फेल हो जाता है। क्यों होता है, कैसे होता है, कब होता है, उन सभी की चर्चाएं बाद में करेंगे। अभी आगे आ जाओ। वर्ष है 1951 ही। सबसे पहले यहां उद्देश्य देखिए, उद्देश्य अपना क्या है? कृषि है। तो कृषि के लिए कुछ किया जाएगा। तो वर्ष 1951 में भारत में सिंदरी उर्वरक कारखाना खोला गया। कौन सा कारखाना खोला गया? सिंदरी उर्वरक कारखाने की शुरुआत कर दी गई। सिंदरी फर्टिलाइजर प्लांट वाज स्टार्टेड, क्योंकि क्या करना था? कृषि करनी थी। दूसरा है सिंचाई। सिंचाई के लिए भारत में एक बांध की शुरुआत की गई। इस बांध का नाम था भाखड़ा बांध। क्या नाम था इस बांध का? भाखड़ा बांध। भाखड़ा नांगल सुना है ना? नांगल से बिजली पैदा होती है, लेकिन भाखड़ा से पानी सिंचाई के काम आता है ना? नहरें निकाली गई हैं। भाखड़ा बांध की जब खुदाई हो रही होती है, चाचा नेहरू जब इसके इनॉग्रेशन में जाते हैं, तो चाचा नेहरू भाखड़ा बांध के ही बारे में कहते हैं कि ये मेरे आधुनिक भारत के मंदिर हैं। दीज आर दी मॉडर्न इंडियाज टेम्पल। ये बहुत बार पूछा गया है, पूछा जाता है और पूछा जाता रहेगा कि किसने भाखड़ा बांध को आधुनिक भारत के मंदिर कहा? तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा। या किस बांध को कहा? भाखड़ा बांध को कहा। किसने कहा? जवाहरलाल नेहरू ने कहा। क्या कहा? आधुनिक भारत के मंदिर। किसको कहा? भाखड़ा बांध को कहा। अगला अपना टारगेट था यातायात को। तो 1951 में ही चितरंजन लोकोमोटिव की भी शुरुआत कर दी गई। चितरंजन लोकोमोटिव वर्कशॉप। क्योंकि देखो यहां पे अंग्रेज लाए थे, हमें पता है अंग्रेज ट्रेन लेके आए हैं, लेकिन यातायात के लिए ट्रेन को विकसित करना भी अत्यंत आवश्यक था। इसलिए चितरंजन लोकोमोटिव वर्कशॉप की भी शुरुआत करी गई। यहां रेलवे के इंजन बनने लगे हैं और ये बहुत ही चर्चा में है। इस साल भी बहुत चर्चा में रहा। चितरंजन लोकोमोटिव वर्कशॉप को वापस से खोलने की बात करी जा रही है। अच्छा, ये याद रखना, ये कहां है चितरंजन लोकोमोटिव वर्कशॉप? पश्चिम बंगाल में। और सिंदरी उर्वरक कारखाना कहां है? दिस इज इन झारखंड। ये कहां है? झारखंड में। सिंदरी फर्टिलाइजर प्लांट बड़ा ही फेमस प्लांट है। जब पिछले साल इसको बंद कर दिया गया था तो हजारों जो इसमें काम करने वाले लोग थे बेघर हो गए थे, फिर से ये चर्चा में था। तो याद रखिएगा 1951 में प्रथम पंचवर्षीय योजना के उद्देश्य कृषि, सिंचाई एवं यातायात को देखते हुए कुछ घोषणाएं की गई, कुछ योजनाएं चालू की गई।
और 1951 में ही एक और घटना होती है। अच्छा, किसको हटाऊं, इसको हटा देता हूं, है ना। 1951 में ही भारत ने सर्वप्रथम जनसंख्या नीति भी लागू कर डाली, जनसंख्या नीति भी ले आए। पॉपुलेशन पॉलिसी भी भारत लॉन्च कर देता है, और ऐसा करने वाला, सुनना मेरी एक बात, पॉपुलेशन टू लॉन्च द पॉपुलेशन पॉलिसी इन होल वर्ल्ड, इंडिया वाज द फर्स्ट कंट्री। भारत दुनिया का ऐसा पहला देश था जिसने जनसंख्या नीति लॉन्च करी है। देखो, जनसंख्या नीति लॉन्च कर दी हमने दुनिया में सबसे पहले, फिर इतनी जनसंख्या है। वर्ष 1951 ही चल रहा है और हमारी बहुत सारी योजनाएं चल चुकी हैं। 5 साल हो गए हैं। लक्ष्य यहां पे हमने रखा था, द ग्रोथ रेट जो हमने रखी थी, लक्ष्य दर जो रखी थी वो रखी थी 2.1% की वृद्धि, लेकिन जो प्राप्त हुआ वो कुछ अदम्य था, कुछ मतलब बहुत ही अच्छा था, एविरल था। और जो प्राप्त विकास दर थी वो थी 3.6 की। तो इस तरीके से इन खुशियों के साथ हमारा प्रथम पंचवर्षीय योजना समाप्त होता है। भैया समझ में आ गया? व्हाट इज फर्स्ट 5 ईयर प्लान? प्रथम पंचवर्षीय योजना कैसे है? बोलो 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 बोलो। शाबाश 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 शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। कैसी लगी प्रथम पंचवर्षीय योजना? कंटिन्यू रखेंगे। शाबाश शाबाश शाबाश। 3.6%। जी। थैंक यू कुलदीप चिरंजीव, एलन मस्क जी, बिल्कुल। निशांक सिंह जी, धन्यवाद। बबली कुमारी, SSM, निशांक सिंह, पुनीत, ललित, विराट, शिखा, सभी को नमस्कार। आ जाइए भैया। ये थी हमारी प्रथम पंचवर्षीय योजना। अब चालू होगी द्वितीय पंचवर्षीय योजना, सेकंड 5 ईयर प्लान। जल्दी से मेरे को इसका टाइमिंग बताओ, जल्दी से बताओ, बोलो। 1956 से लेकर 61। क्या होगा? 1956 से लेकर 61 वही योजना है, तो उद्देश्य भी होगा। ईच एंड एवरी प्लानिंग हैज इट्स ऑब्जेक्टिव। तो पहले के अंदर हमने खाना खाया, कृषि, सिंचाई, यातायात। दूसरे में क्या करेंगे हम? उद्योगों में चलेंगे। दूसरे में काम पे भी चलना पड़ेगा ना, तो दूसरे में बोला उद्योगों में विकास, टू डेवलप इंडस्ट्रीज। तो दूसरे पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? उद्योगों में विकास। मॉडल की बात करें तो हारोल्ड डोमार को हमने घर पे भेज दिया कि भाई साहब अपने घर पे चलिए, आप चली जाइए। हमारे यहाँ एक आदमी है जिसका नाम है प्रशांत चंद्र महालनोबिस। प्रशांत चंद्र महालनोबिस भारतीय सांख्यिकी के पिता कहे जाते हैं, और इन्हीं के जन्मदिन पर 29 जून को, आई थिंक कितने तारीख को, 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस भी मनाया जाता है। प्रशांत चंद्र महालनोबिस ये कहा करते थे, किसी भी देश में आर्थिक विकास के लिए जरूरी है वहां भारी उद्योगों को बढ़ावा देना, हैवी इंडस्ट्रीज को डेवलप करना, वहां पे बड़े बड़े कल कारखाने, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां खोल देना, ताकि बहुत सारे लोग वहां पे चले जाएं, वहां काम करने लगे और कमाई करने लगे। जब कमाई होगी तो लोगों में आर्थिक विकास आएगा, पैसा आएगा तो वो खूब चिल करेंगे। क्या करेंगे? चिल करेंगे। ये कहना था महालनोबिस साहब का, और इस मॉडल को कहा जाता है महालनोबिस मॉडल। लेकिन जैसे राधा के बिना श्याम अधूरा, वैसे ही महालनोबिस नाम नेहरू जी के बिना अधूरा, इसीलिए इसको बोला जाता है नेहरू महालनोबिस मॉडल। क्या बोला जाता है? नेहरू महालनोबिस मॉडल। बात करें इसमें काम क्या क्या किए गए, तो भैया हमारा लक्ष्य क्या है? उद्योगों में विकास लाना। हमारा लक्ष्य क्या है? उद्योगों में विकास लाना। तो इसी को ध्यान में रखते हुए भारत में वर्ष 1956 की शुरुआत से ही 3 लौह इस्पात कारखाने खोले गए। कितने लौह इस्पात कारखाने खोले गए? 3 लौह इस्पात कारखाने खोले गए। 3 आयरन एंड स्टील प्लांट्स वर ओपन। कितने? 3 आयरन एंड स्टील प्लांट्स वर ओपन। कहां खोले गए? तो सबसे पहला कहां खोला गया? भिलाई। कहां खोला गया? भिलाई। और इसको कहा गया भिलाई लौह इस्पात कारखाना, भिलाई आयरन एंड स्टील प्लांट। दूसरा, इसके बाद क्रोनोलॉजी वाइज है, दूसरा खोला गया दुर्गापुर में, जिसे कहा गया दुर्गापुर आयरन एंड स्टील प्लांट, दुर्गापुर लौह इस्पात कारखाना। तीसरा खोला गया राउरकेला में, जिसे कहा गया राउरकेला
आयरन एंड स्टील प्लांट, राउरकेला लौह इस्पात कारखाना। तो पहला तो सवाल यही बन जाता है कि किस पंचवर्षीय योजना में भारत में 3 लौह इस्पात कारखाने खुल जाते हैं। तो 1 और 2 और 3 कौन सी पंचवर्षीय योजना में खुल रहे हैं भैया? सेकंड 5 ईयर प्लान में। कौन कौन सा खुल रहा है? भिलाई लौह इस्पात कारखाना, दुर्गापुर लौह इस्पात कारखाना, राउरकेला लौह इस्पात कारखाना। दूसरा सवाल, ये कहां कहां स्थित है? तो भिलाई है छत्तीसगढ़ में। कहां है? छत्तीसगढ़ में। दुर्गापुर कहां है? वेस्ट बंगाल में। दुर्गापुर आयरन एंड स्टील प्लांट इज सिचुएटेड इन वेस्ट बंगाल एंड राउरकेला इज सिचुएटेड इन उड़ीसा। ये कहां है? उड़ीसा में है। अब अगला, चलिए भैया, चलिए चलिए चलिए। आ जाओ भाई, सारे लोग आ जाओ, सारे लोग आ जाओ, सारे लोग आ जाओ। नो प्रीव्यू, इसी पे कर दो ना, बना हुआ था यार। चलो भाई, कोई नहीं। हम पढ़ रहे थे सेकंड 5 ईयर प्लान। कौन सी पढ़ रहे थे? कोई दिक्कत नहीं है, जिंदगी में समस्याएं आती रहेंगी, लेकिन हमें आगे बढ़ते रहना है। सेकंड 5 ईयर प्लान टाइमिंग क्या होगी? 1956 से 61। जल्दी से रिवाइज करते हुए चलेंगे। उद्देश्य क्या था? उद्योगों में विकास, टू डेवलप इंडस्ट्रीज, टू डेवलप इंडस्ट्रीज, उद्योगों में विकास लाना। हिंदी में भी लिख रहा हूं मैं, उद्योगों में विकास। मॉडल कौन सा था? जल्दी से बताओ, मॉडल कौन सा था? सेकंड 5 ईयर प्लान का मॉडल क्या था? जल्दी बोलो। नेहरू महालनोबिस मॉडल। कौन सा मॉडल था? नेहरू महालनोबिस मॉडल। काम क्या क्या किए गए भैया? 3 जगह लौह इस्पात कारखाने खुले। कहां कहां खुला? पहला खुला भिलाई में। पहला कहां खुला? भिलाई में खुला, भिलाई। दूसरा कहां खुला? दुर्गापुर में खुला। दूसरा कहां खुला? जल्दी से बोलो। दुर्गापुर। तीसरा कहां खुला? राउरकेला। ये तो मैं आपको करवा ही चुका। चलिए बताइए, भिलाई लौह इस्पात कारखाना कहां है? छत्तीसगढ़ में। दुर्गापुर कहां है? वेस्ट बंगाल में। राउरकेला कहां है? उड़ीसा में। अब हम यहां ये चर्चा कर रहे थे कि गुरुजी आपने जब ये बताया कि भारत में जब पंचवर्षीय योजनाएं आई, तब भारत, उससे पहले जब आजाद हुआ तो भारत एक गरीब राष्ट्र था। भारत कैसा राष्ट्र था? एक गरीब राष्ट्र था, बिल्कुल निर्लज गरीब था। ऐसे में इतने बड़े बड़े आयरन एंड स्टील प्लांट लग रहे हैं भारत में, इतने बड़े बड़े लौह इस्पात कारखाने खुल रहे हैं भारत में। ऐसे में ये किसकी सहायता से खुले? तो देखो, यहां हमारी बहुत सारे लोगों ने मदद करी है। भिलाई खुला सोवियत संघ की मदद से, दुर्गापुर खुला ब्रिटेन की मदद से, राउरकेला खुला जर्मनी की मदद से। किसकी मदद से? जर्मनी की मदद से। तो याद रखिएगा, भिलाई लौह इस्पात कारखाना किस राष्ट्र की मदद से? सोवियत संघ की मदद से। दुर्गापुर लौह इस्पात कारखाना किसकी मदद से? तो दुर्गापुर लौह इस्पात कारखाना खुला है ब्रिटेन की मदद से। और राउरकेला लौह इस्पात कारखाना किसकी मदद से? जर्मनी की मदद से। यहां से सवाल बहुत बार बना है और बनता रहेगा। पहली बात, कितने लौह इस्पात कारखाने खोले गए द्वितीय पंचवर्षीय योजना में? तो 1, 2 और 3। कितने लौह इस्पात कारखाने खोले गए? 3 लौह इस्पात कारखाने खोले गए। कौन से कारखाने? 3 लौह इस्पात कारखाने। 3 आयरन एंड स्टील प्लांट्स। 3 आयरन एंड स्टील प्लांट्स। आयरन एंड स्टील प्लांट्स कहां कहां खुले? पहला खुला भिलाई में, दूसरा खुला दुर्गापुर में, तीसरा खुला राउरकेला में। भिलाई कहां है? छत्तीसगढ़। राउरकेला कहां है? उड़ीसा में। दुर्गापुर कहां है? वेस्ट बंगाल में। 3 लौह इस्पात कारखाने खुल जाते हैं अलग अलग जगह पर। और इसी के साथ द्वितीय पंचवर्षीय योजना बहुत ही उम्मीदों के साथ हवा में उड़ती हुई, बहुत ही लोगों के अंदर जागरूकता लाते हुए, आत्मनिर्भरता, आत्मशक्ति देते हुए द्वितीय पंचवर्षीय योजना समाप्त होती है। आप कहेंगे सर इसमें प्राप्त दर और वृद्धि दर कितनी थी? तो उनके बारे में हम चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि सभी पंचवर्षीय योजनाओं की वृद्धि दर याद करने की कोई आवश्यकता
नहीं है, मुख्य मुख्य चीजें पढ़ेंगे क्योंकि हमें कोर्स के हिसाब से चीजें पढ़नी है, वकालत थोड़ी ना करनी है। अगली पंचवर्षीय योजना चालू कब होगी जल्दी से बताइए। थर्ड 5 ईयर प्लान, तृतीय पंचवर्षीय योजना। टाइमिंग है 1961 से लेकर 66 तक। बहुत ही अच्छा माहौल है, चारों तरफ हवाएं चल रही है, फूल खिल रहे हैं, बहुत ही अच्छा सा माहौल चल रहा है। इस बीच तीसरी पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हो जाती है जिसकी टाइमिंग है 1961 से लेकर 1966 तक। बात करें उद्देश्य की तो उस समय प्रधानमंत्री कौन है जल्दी से बताइए। इस समय प्रधानमंत्री कौन है जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। उस समय प्रधानमंत्री कौन है, ये इसमें चैट चल नहीं रही है। उस समय प्रधानमंत्री कौन है जल्दी से बताओ भाई साहब, बोलो 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 बोलो। ये कौन कह रहा है मोदी जी कब थे? अबे चलो कौन था? जवाहरलाल नेहरू जी थे, जवाहरलाल नेहरू। तो मैंने चाचा से पूछा कि चाचा जी इनकी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या रखवाना है, तो चाचा ने कहा यार देखो पहले बच्चों को कंफ्यूज मत करो मास्टर जी, पहले में आपने रखवा दिया कृषि और अब दूसरे में रखवा दिया आपने उद्योग और तीसरे में और कुछ रखोगे तो ये कंफ्यूज हो जाएंगे। तो एक काम करिए, एग्रीकल्चर प्लस इंडस्ट्री वुड बी द ऑब्जेक्टिव। कृषि एवं उद्योगों में विकास, दोनों में याद रखो, पहले में क्या था, कृषि था, दूसरे में क्या था, उद्योग था, और तीसरे में क्या हो गया, दोनों को जोड़ दिया, कृषि प्लस उद्योग, एग्रीकल्चर प्लस इंडस्ट्री वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ थर्ड 5 ईयर प्लान। तीसरी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था कृषि एवं उद्योगों में सर्वांगीण विकास। यदि मॉडल की हम बात करें कि मॉडल कौन था इस बार, तो मॉडल यहां बहुत सारे थे। एक सबसे फेमस नाम मैं आपको बताता हूं, अशोक रुद्र। अशोक रुद्र या अशोक रुद्र को भी छोड़ते हैं, हम बात करते हैं मिथुन चक्रवर्ती के दादाजी की। किसकी बात करेंगे? मिथुन चक्रवर्ती के दादाजी, जिनका नाम था सुखमय चक्रवर्ती। क्या नाम था? सुखमय चक्रवर्ती। सुखमय चक्रवर्ती ये कहा करते थे, सुखमय चक्रवर्ती मिथुन चक्रवर्ती के दादाजी हैं, मजाक कर रहा हूं याद रखने के लिए बस। सुखमय चक्रवर्ती ये कहा करते थे किसी भी देश में आर्थिक विकास के लिए जरूरी है उद्योगों के साथ साथ कृषि पर भी ध्यान दिया जाए। तो जब कृषि पर ध्यान दिया जाएगा तभी उद्योगों में भी ध्यान दिया जाएगा। तो यही कहना था सुखमय चक्रवर्ती का, इसलिए इस मॉडल को कहा गया सुखमय चक्रवर्ती मॉडल। अब यदि काम की बात करें तो 3 लौह इस्पात कारखाने वहां खुल चुके हैं। चौथा आयरन एंड स्टील प्लांट फिर से खोल दिया जाता है। भारत में चौथा लौह इस्पात कारखाना खुलता है और ये खुलता है बोकारो। कहां खुलता है? बोकारो में। बोकारो आयरन एंड स्टील प्लांट, बोकारो लौह इस्पात कारखाना। बोकारो कहां है? आप सभी को पता होगा, झारखंड में। किसके सहयोग से खुला? यूएसएसआर के सहयोग से खुला। इसके बाद क्या हुआ वो जानना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। भारत उम्मीद से तेज दौड़ रहा था, सबको उम्मीदें थी कि एक देश नया जन्म लेता है, एक नया बच्चा है जो तेजी से अपने आप को विकसित कर रहा है, तेजी से उसमें सब कुछ हो रहा है, एग्रीकल्चर बहुत अच्छा होने वाला है, इंडस्ट्री बहुत तेजी से बढ़ रही है। लेकिन एक घटना मैं बताता हूं कि जब भारत आजाद होता है 1947 में, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना आजाद होता है 1949 में, और 1949 में चीन को एक राष्ट्र की संज्ञा दी गई, सर्वप्रथम विश्व में दी गई भारत के द्वारा, और चीन को भारत ही ले जाता है यूनाइटेड नेशंस और उसकी सदस्यता भी दिला देता है। मतलब मैं शॉर्ट में कहूं, स्वीटनेस में कहूं, एक बहुत ही सुरम्य और तारम्य तरीके से मैं यदि कहूं तो चीन भारत का एक तरफा प्यार था। मतलब एक तरफा प्यार था। चीन चाहे कोई भी गलती कर दे, भारत को दिखता नहीं था। होता है ना एक तरफा प्यार के अंदर सब अच्छा लगता है, जो भी कहो तुम कहो, तुम्हारे साथ रहूंगा, जैसे भी रहो सबके साथ रहूंगा। यही बात थी चीन के साथ। भारत का एक तरफा प्यार था चीन, और चीन यदा कदा कभी कभी कुछ समस्याएं खड़ी करता था भारत के लिए, लेकिन हमारे सामने नहीं करता था। उसने अपना मैप बनाया तो मैप के अंदर जम्मू एंड कश्मीर का, लद्दाख का कुछ क्षेत्र, और इसके अलावा सिक्किम का कुछ क्षेत्र और उत्तरी पूर्वी राज्यों के कुछ क्षेत्र, नॉर्थ ईस्ट के कुछ राज्य अपने आप में मिला दिए। लेकिन हमने कहा कि कोई बात नहीं यार, ठीक है, वो एक तरफा प्यार वाली बात थी। लेकिन 1962 में भारत का एक तरफा प्यार टूटता है। हुआ यूं कि यदि आप देखोगे स्थिति को तो यहां जम्मू एंड कश्मीर है, तो यहां एक एरिया है जिसको बोलते हैं तिब्बत। क्या बोलते हैं? तिब्बत।
अच्छा, तिब्बत किस चीज के लिए जाना जाता है वो भी आपके लिए जानना जरूरी है। तिब्बत जाना जाता है, देखो खनिज के नाम पे तो इतना कोई खनिज नहीं है, ये जाना जाता है बौद्ध मठों के लिए जाना जाता है। किन चीजों के लिए जाना जाता है? बौद्ध मठों के लिए जाना जाता है, बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज के लिए जाना जाता है। किसके लिए जाना जाता है? बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज के लिए जाना जाता है, बौद्ध मठों के लिए जाना जाता है। और बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज में इन बौद्ध मठों के जो पुजारी होते हैं उन्हें बोला जाता है लामा। उन्हें क्या बोला जाता है? लामा। वो लामाओं के लामा होते हैं दलाई लामा। लामाओं के लामा कौन है? दलाई लामा। कहानी आगे बढ़ती है। हुआ यूं कि चीन ने क्लेम किया कि ये तिब्बत मेरा हिस्सा है। भारत ने क्या सुना? भारत क्या कहता? भारत तो एक तरफा प्यार था। भारत ने कहा ठीक है भैया, तुम्हारा है, खुश रहो तुम तो। भारत मंद मंद मुस्कुराता था, बस एक मीठी सी मुस्कान दे देता था चीन को, और भारत बस इसी में खुश रहता था कि ठीक है तिब्बत तुम रख लो। लेकिन तिब्बत के अंदर दलाई लामा का वर्चस्व रहता था, जैसा दलाई लामा कहेंगे वैसा तिब्बत में होगा। तो जब चीन ने कहा कि तिब्बत मेरा है, ऐसे में दलाई लामा एक मूवी देख रहे थे, मूवी का नाम था सिंघम। ऐसे में दलाई लामा ने अपनी स्कॉर्पियो निकाली, तिब्बत के चौराहे पे स्लो मोशन में घुमाई और बोला ये तिब्बत मेरा है और मैं इस तिब्बत का एकमात्र बाजीराव सिंघम। स्लो मोशन में गाड़ी निकालते हुए उन्होंने वहां से एग्जिट किया। अब ये बात दूर बैठा चीन देख रहा था। कौन देख रहा था? चीन देख रहा था भैया। अब चीन ने कहा कि ऐसा है, तुम सिंघम हो तो मैं जयकांत सीकरे हूं। कुछ भी करना था, जयकांत सीकरे की ईगो हर्ट नहीं करनी थी। अब चीन ने कहा कि ये जो स्लो मोशन में दलाई लामा साहब ने गाड़ी घुमाई ना, इनको बुला के इनको पकड़ के लेके आओ, इनकी स्लो मोशन में गाड़ी घुमाता हूं। अब दलाई लामा साहब को लगा डर। क्या लगा? डर। और डर के आगे क्या होता है? जीत तो नहीं होती, डर के आगे पिटाई होती है। डर के आगे क्या होता है? पिटाई होती है। दलाई लामा भागे भागे भारत आ जाते हैं और आज चाचा नेहरू एक मूवी देख रहे हैं। चाचा जी औरंगजेब रोड अपने बंगलों पर एक पिक्चर लगा रखी है उन्होंने टीवी पर, और पिक्चर का नाम है सन ऑफ सरदार। जिंदगी में नहीं देखी तो कोई जिंदगी में कुछ तगड़ा मिस नहीं किया, बस एक उसका करक्स ये है कि घर आया भगवान मेहमान के बराबर होता है। परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन, ये तीन इस भारत के नियम है। भारत ने कहा अच्छा जी, मेहमान जी आए हैं, आप हमारे भगवान की तरह हैं, आपको ठहराया जाएगा धर्मशाला के अंदर। आज भी धर्मशाला में ही दलाई लामा है, ठहरा दिया गया। और कहा गया कि चीन को तो हम देख लेंगे, क्योंकि एक तरफा प्यार था। चीन ने जब रात को फोन किया कि ऐसा है भारत, तुम्हारे पास दलाई लामा आया था, पहली बात तो भारत खुश हो रहा था कि एक तरफा प्यार का फोन आ गया, इसी बात पे खुश हो रहा। हाँ, जवाब ही नहीं दे रहा। तो चीन ने आखिर में कहा कि ऐसा है, चुपचाप बताओ तुम्हारे पास दलाई लामा है तो कुछ भी कहो यार, भारत की भी ईगो बहुत है। भारत ने कहा कि ऐसा दलाई लामा को पकड़ना है तो मेरी लाश से होकर गुजरना पड़ेगा। और ये बात चीन ने मान ली। हम पे हमला हुआ 1962 में, और इसे कहा जाता है इंडो चाइना एग्रेशन। क्या कहा जाता है? इंडो चाइना एग्रेशन। इसे वॉर नहीं कहा जाता। वॉर इसलिए नहीं कहा जाता क्योंकि ये युद्ध था ही नहीं, ये चीन की तरफ से एक तरफा करी गई कार्रवाई थी, जिसमें हमने कोई हस्तक्षेप नहीं कर पाए। उस समय की कहानियां कुछ अलग थी कि BN कौल साहब को उस समय अध्यक्ष बना दिया जाता है, और हमारी जो रेजिमेंट वहां अपॉइंट करी जाती है वो पहाड़ों में लड़ने के लिए ट्रेंड भी नहीं थी। क्यों? क्योंकि हमने पहाड़ों के लिए सोचा ही नहीं था कि यार उनमें भी युद्ध करना पड़ेगा। हमने मैदानों के लिए, टेरेन एरिया के लिए अपनी आर्मी को ट्रेन किया था, और ये लड़ाई थी लद्दाख के उन पहाड़ी क्षेत्रों में जहां हमारी आर्मी ट्रेंड नहीं थी। यही कुछ कारण थे जिसके कारण से भारत को यहां पे कुछ झेलना पड़ा। एक तरफा प्यार की हार होती है। देख लो भैया, एक तरफा प्यार में क्या हो रहा है। और एक तरफा प्यार की हार देखकर ही 1964 में चाचा जी इस जुदाई के गम को सह नहीं सके, एंड जवाहरलाल नेहरू डाइड। यही होता है, एक तरफा प्यार की हार होती है। क्या होता है? हार होती है। जवाहरलाल नेहरू डाइड। कुछ दिनों के लिए गुलजारी लाल नंदा साहब इस काम को संभालते हैं, और भारत के एक नए प्रधानमंत्री की दौड़ लग जाती है कि भारत का दूसरा प्रधानमंत्री कौन बनने वाला है। रेस में सबसे आगे चल रहे हैं मोरारजी भाई देसाई। लेकिन रातों रात कुछ ऐसा होता है, मोरारजी देसाई की जगह एक छोटे से, एक बहुत ही इंटेलेक्चुअल, बौद्धिक स्तर बहुत ही उच्च रखने वाले आदमी लाल बहादुर शास्त्री साहब को भारत का दूसरा प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया जाता है। कौन सा? दूसरा। कहानी अभी बाकी है, कहानी अभी बाकी है, पिक्चर अभी बाकी है। होने क्या वाला है जरा ध्यान से, गौर से इस बात को सुनते रहना। इसको मैं थोड़ा सा मिटा रहा हूं, है ना।
अच्छा, ये जो गुम्पा मिल, ये तो बौद्ध मठ होते हैं ना, इनको गुम्पा कहते हैं वो लोकल लैंग्वेज में। हाँ, एक बार सवाल आया था किसी एग्जाम में। तो 1965 में लाल बहादुर शास्त्री आ जाते हैं, भारत के प्रधानमंत्री आ जाते हैं। अब देखिए, जब हमारी चीन से लड़ाई हो रही थी ना, तो एक दुश्मन था हमारा, वो देख रहा था हमें। वो कौन था? पाकिस्तान था। जब वो हमारे साथ लड़ाई हो रही थी तो वो कह रहा था हाँ भैया मजे आ गए, मजे आ गए मजे। और फिर होता है ना कि जब किसी की पिटाई होती रहती है तो अपन भी क्या कर लेते हैं, बहती गंगा में हाथ धो लेते हैं। तो ऐसा ही पाकिस्तान ने सोचा। पाकिस्तान ने क्या किया? हमला कर दिया भैया। कहां से कर दिया? जम्मू एंड कश्मीर से कर दिया। और इसे कहते हैं भारत पाक युद्ध। इसे कहेंगे वॉर, क्योंकि ये था एक असली युद्ध। हुआ यूं था कि भैया पाकिस्तान ने हमला कर दिया भारत पर। अब भारत ने भी अपनी सेना भेज दी। आगे भेजा है जैकी श्रॉफ को, बीड़ू को, बीड़ी पीते हुए आगे चल रहे हैं। उसके पीछे चल रहे हैं सुनील शेट्टी बॉर्डर पास करते ही कह रहे हैं ये धरती मेरी माँ है। और उसके पीछे चल रहे हैं सनी देओल कह रहे हैं तारा आज पाकिस्तान जाएगा, तारा अभी पाकिस्तान जाएगा, बाद में रास्ते पे मोड़ आए ना आए, कहीं दिल छोड़े या ना छोड़े, आज ही पाकिस्तान जाऊंगा। ऐसे करके हमारी सारी सेना जैसलमेर की तरफ एंटर कर जाती है। कहते हैं लाहौर से 10 किलोमीटर दूर एक चाय की दुकान पर बैठते हैं। लाल बहादुर शास्त्री साहब का फोन आता है। किसके पास? तारा के पास, सनी देओल का, कि एक तो ये धरती मेरी माँ है सुनील शेट्टी, इसको जंजीरों में बांधो, ये क्या कर रहा है यार ये। और एक तुम हैंडपंप उखाड़ना भी बंद करो। और तीसरा ये जैकी श्रॉफ को बोलो बीड़ी कम पिए, यहां दिल्ली तक धुआं आ रहा है, पोल्यूशन हो रहा है। हाँ? अच्छा, कहानी क्या थी? असल में कहानी सुनो। पाकिस्तान भागा जाता है अमेरिका के पास। अमेरिका ने कहा वी विल हेल्प यू आउट। और ये बात पाकिस्तान को अमेरिका ने अंग्रेजी में कही, ये बात उन्हें समझ में नहीं आई। अच्छा, उस समय हमारे एक बड़े भैया हुआ करते थे जिनका नाम था सोवियत संघ, यूएसएसआर। आज के रूस में किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान, अजरबैजान, यूक्रेन, ऐसे कुछ लगभग सारे के सारे देश मिलकर बनाते थे यूएसएसआर। बड़े भाई के पास जब आपकी कोई शिकायत लेके आ जाए तो बड़े भैया क्या कहते हैं? दोनों इधर आओ। तो हमें भी ऐसा ही किया गया भैया, बुला लिया गया ताशकंद में। कहां बुला लिया गया? ताशकंद में बुला लिया गया। अब जब बड़े भैया बुला रहे हैं तो भैया पार्टी वार्टी का सीन था। पाकिस्तान भारत को देखते ही भारत के पैरों में गिर जाता है, बोलता है मम्मी कसम आज के बाद तुम्हारी तरफ देखूंगा भी नहीं। मेरा जो एरिया आपने कवर किया है वो वापस कर दो। ये दुनिया के इतिहास में दूसरी या तीसरी बार होने वाला है। जहां तक आर्मी चली जाती है वहां तक का क्षेत्र अपने आप अपना हो जाता है, लेकिन भारत ने ये वापस दे दिया। और इसे ही कहा गया ताशकंद समझौता। देखो कुछ भी कहो यार, पाकिस्तान मम्मी कसम खा रहा था तो हमने भी ताशकंद एग्रीमेंट कर दिया। और ताशकंद एग्रीमेंट में वो एरिया वापस दे दिया और अपने सनी देओल को बुला लिया कि तारा बाद में चले जाना। इसे कहते हैं ताशकंद एग्रीमेंट। साइन किया लाल बहादुर शास्त्री ने। अपने घर पे बात करते हैं, लेकिन रात को उनको कुछ दिक्कतें होती हैं, उनके शरीर में कुछ बीमारी आती है और उनकी मृत्यु हो जाती है। भारत एक बार फिर से प्रधानमंत्री की तलाश में लग जाता है। थोड़े दिन फिर से गुलजारी लाल नंदा काम को संभालते हैं और फिर से एक रेस होती है भारत में प्रधानमंत्री की। और रेस में सबसे आगे चल रहे हैं मोरारजी भाई देसाई। लेकिन रातों रात फिर से कुछ बदल दिया जाता है और वर्ष 1966 में भारत की तीसरी और भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री नियुक्त कर दी जाती है, जिनका नाम था इंदिरा प्रियदर्शनी गांधी। प्रथम महिला प्रधानमंत्री नियुक्त कर दी जाती हैं। क्या नाम था? इंदिरा गांधी, इंदिरा प्रियदर्शनी गांधी। अच्छा, अब दुनिया में हमारे साथ गम ही गम था। देखो, जब एक बार गम यदि चल जाता है तो एक बार गम लगने लग जाता है तो लगातार गम लगते ही जाता है। ऐसा ही हमारे साथ कुछ हुआ। हमारे पास 62 के अंदर इंडो चाइना एग्रेशन हो गया, 65 में भारत पाकिस्तान युद्ध हो गया और 1966 में इस बार आज तक का सबसे भयंकर अकाल आया। कहते हैं लोगों ने यहां अपना पेट भरने के लिए पेड़ों की छाल छील कर खाया। दिस वॉज द सिवियरिटी ऑफ द ड्रॉट विच केम इन 1966। सीवियर ड्रॉट 1966 में। 1966 में भारत में भयंकर अकाल आ गया। जितनी उम्मीदों से सजाया था भारत को, बहुत ही उम्मीदों से सजाया था, ये करेंगे वो करेंगे ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, ये सारी की सारी चीजें रह गई। और तीसरी पंचवर्षीय योजना जो भारत की एक सफल योजना बनने वाली थी, ये बन जाती है भारत की एक असफल योजना। तो याद रखिएगा, तीसरी पंचवर्षीय योजना जो है तृतीय पंचवर्षीय योजना, याद रखिएगा। टाइमिंग क्या है एक बार जल्दी से रिपीट करिएगा। तृतीय पंचवर्षीय योजना 1961
61 से लेकर 66 तक आज तक की सबसे असफल योजना बन जाती है। क्या बन जाती है? सबसे असफल योजना, मोस्ट अनसक्सेसफुल प्लान, मोस्ट अनसक्सेसफुल प्लान, सबसे असफल योजना बन जाती है। बोलो भाई, क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? तीसरी पंचवर्षीय योजना तक हमने पढ़ लिया है। बोलो भाई, सभी को क्लियर है? हाँ या ना? जल्दी बोलो भाई साहब। शाबाश शाबाश शाबाश। हाँ, ये ट्रिकल डाउन ये करवा देंगे यार, चिंता ना करा करो तुम। इतनी ट्रिकल डाउन का ये क्या ही चिंता करनी, करवा देंगे। ट्रिकल डाउन भी क्या होता है, कैसे होता है? बोलो बोलो बोलो, क्लियर है सभी को? हाँ जी, द मोस्ट अनसक्सेसफुल प्लान इट इज, ये सबसे असफल योजनाओं में गिना जाता है। चलो 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 आगे चले। चलिए भैया, आगे चले आगे चले आगे चले। क्लियर है सभी को? क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? चलिए भैया, अब कौन सा प्लान आएगा? जल्दी बोलो। अब भैया, होना तो यूं था कि चौथा प्लान आना था। योजना आयोग आता है भारत के पास। भारत ने कहा यार रुक जा। 62 में चीन से युद्ध लड़ लिया, 65 में पाकिस्तान से युद्ध लड़ लिया, 66 में मेरे यहां भयंकर अकाल आ गया, मुझे 3 साल के लिए लीव मी अलोन। तो वर्ष 1966 से लेकर 69 तक भारत में योजना अवकाश हुआ। योजना अवकाश, प्लान हॉलीडे बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? प्लान हॉलीडे। अब इस दौरान क्या हुआ, यह भी अपने लिए जानना जरूरी है। इन योजना अवकाशों में क्या किया गया? इन योजना अवकाशों में हर एक साल के लिए एक नई योजना बनाई गई। ऐसा क्या हुआ उनमें, उनकी भी हम बात कर लेंगे अभी। 3 साल के लिए एनुअल प्लान बनाए गए, वार्षिक योजनाएं बनाई गई। देखो कहानी कहां बिगड़ रही है। कहानी बिगड़ रही है कि भारत के पास कुछ खाने को नहीं है। कहते हैं उस समय इंदिरा गांधी गेहूं मांगने के लिए जाती हैं अमेरिका, व्हाइट हाउस के बाहर बैठी रहती हैं, कोई उनसे मिलने नहीं आता। लेकिन जब वो ज्यादा जिद करती हैं तो उन्हें सड़े हुए गेहूं के जहाज दे दिए जाते हैं, और वो भारत में जब आके खोलते हैं सड़ा हुआ गेहूं था। ऐसी हालत थी भारत की। तो कहानी यही थी कि यार अपने आप को सेल्फ सफिशिएंट करना होगा, आत्मनिर्भर करना पड़ेगा, आत्मशक्तिशाली करना पड़ेगा। खुद के यहां ये जो खाद्यान्नों का संकट है, खास करके जो फूड स्कार्सिटी है, जो एग्रीकल्चर में जो क्राइसिस है, जो कृषि में समस्याएं हैं, इनको दूर करना पड़ेगा। ये तय था उस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा प्रियदर्शनी गांधी को। तो इंदिरा प्रियदर्शनी गांधी ने उस समय एग्रीकल्चर मिनिस्टर बनवाया एमएस स्वामीनाथन साहब को। किसको? एमएस स्वामीनाथन। याद रखिएगा, ये नाम बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है, एमएस स्वामीनाथन। एमएस स्वामीनाथन ने क्या किया? एमएस स्वामीनाथन ने स्टडी करी कि भैया अमेरिका का एक आदमी है। कहां का? अमेरिका का, जिसका नाम है नॉर्मन बारलोग। क्या नाम है? नॉर्मन बारलोग या नॉर्मन बोरलोग, कुछ भी बोल लो यार, उसमें कोई इंपोर्टेंट नहीं। नॉर्मन बारलोग ने क्या किया? मैक्सिको में अकाल आया था। कहां अकाल आया था? मैक्सिको का अकाल था। और मैक्सिको में अकाल आया, लोग भूखे मर रहे थे। तो यहां उन्होंने, नॉर्मन बारलोग ने जो गेहूं की, वीट की एक उत्तम उन्नत किस्म का बीज बनाया, वीट की एक हाई यील्डिंग वैरायटी बनाई। कैसी यील्डिंग वैरायटी बनाई? हाई यील्डिंग वैरायटी, उन्नत उत्पादन के किस्म बनाई गेहूं की। उन्नत उत्पादन किस्म, मतलब ये किस्म ऐसी थी कि पहले की तुलना में, जो पहले गेहूं उगाया जा रहा था उसकी तुलना में ये तकरीबन 10 से 15 गुना ज्यादा उत्पादन दे रही थी। जो मैक्सिको भूख से मर रहा था, उस मैक्सिको में 1 साल के भीतर जब ये गेहूं की वैरायटी लॉन्च की गई, इसके 1 साल के भीतर मैक्सिको निवल निर्यातक बन जाता है इस गेहूं का। ये कहानी एमएस स्वामीनाथन तक पहुंची, तो एमएस स्वामीनाथन भी इस वीट की हाई यील्डिंग वैरायटी को भारत ले आते हैं। और यहां भारत में इस वैरायटी को बोला गया कल्याणी और सोना के नाम से जाना गया। कौन से नाम से जाना गया? दूसरे मार्कर से लिख दो, कल्याणी और सोना के नाम से जाना गया। याद रखना, कल्याणी
और सोना के नाम से आज भी आता है ये, ठीक है। कल्याणी सोना, W711 ये आता है। अब भारत में गेहूं ही लोग नहीं खाते, लोग चावल भी खाते हैं। तो ऐसे में चावल की हाइल्डिंग वैरायटी बनाई गौरव कुश ने। ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, पूसा में काम करने वाले गौरव कुश ने चावल की भी उन्नत उत्पादन की किस्म बना ली, जिन्हें भारत में यहां लोकल में बोला गया जया, सुषमा जैसे नाम दिए गए। ये लोकल नाम भी याद रखिएगा भाई साहब, जया और सुषमा। अब दोनों वैरायटी आ गई हैं। वैरायटी नंबर 1 चावल गेहूं की, वैरायटी नंबर 2 चावल की, दोनों वैरायटी आ गई हैं और इन दोनों वैरायटियों को भारत में बांटना चालू कर दिया जाता है हाई यील्डिंग वैरायटी डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम, उन्नत किस्म वितरण कार्यक्रम की सहायता से। एक बार हिंदी में भी लिख देता हूं, उन्नत किस्म वितरण कार्यक्रम की सहायता से इसे भारत में बांटना चालू कर दिया। इसे भारत में बांटना चालू किया वर्ष 1966 में, और तब पंजाब में हुआ करता था, आज हरियाणा में है। जींद से इसकी शुरुआत की गई। भारत में ये गेहूं और चावल के बीच जगह जगह बांटे गए और जगह जगह उन्नत उत्पादन मिलने लगा, उत्पादन ऊंचा होने लगा। अब ऐसा ही उस समय के पाकिस्तान में भी हुआ, ऐसा ही श्रीलंका में भी हुआ, ऐसा ही अफगानिस्तान में भी हुआ। जगह जगह ये हाई यील्डिंग वैरायटी, उन्नत उत्पादन के किस्म के जो बीज थे, जो गेहूं और चावल के बीज बांटे जा रहे थे, और हर जगह खेती में खासतौर पर खाद्यान्न संकटों में कमी आ रही थी। कृषि इंप्रूव हो रहा था, कृषि में सुधार आ रहा था। तो ऐसे में एक आदमी आता है जिसका नाम है विलियम गोड। क्या नाम है? विलियम गोड। विलियम गोड ने ये जो जगह जगह कृषि उत्पादन में जो वृद्धि हो रही थी, ये जो हर जगह, हर विश्व के हर कोने में कृषि उत्पादन में जो वृद्धि हो रही थी, इसे नाम दे दिया हरित क्रांति। क्या नाम दे दिया भाई साहब? इसे याद रखिएगा भाई, इसे क्या नाम दिया गया? थोड़ा सा मैं इसको हरा ही लिख देता हूं, याद रह जाएगा। कृषि उत्पादन में जो वृद्धि हो रही थी, इसे नाम दे दिया गया हरित क्रांति। क्या नाम दे दिया गया? हरित क्रांति। याद रखना, यह बहुत ही जरूरी है कि हरित क्रांति नाम किसने दिया? तो हरित क्रांति नाम दिया है विलियम गोड ने। हमारे लिए वन लाइनर क्वेश्चन बना दिया। इस आदमी ने जीवन में कुछ नहीं किया, इसने सिर्फ एक नाम दिया है। कृषि उत्पादन में जो वृद्धि थी, इसे नाम दे दिया हरित क्रांति का। इसको क्या नाम दे दिया गया? हरित क्रांति का नाम दे दिया गया। तो हरित क्रांति नाम शब्द किसने दिया? विलियम गोड ने दिया। हरित क्रांति की शुरुआत किसके कदमों से हुई? नॉर्मन बोरलॉग किसके सहायता से हुई, इसीलिए नॉर्मन बोरलॉग को हरित क्रांति के पिता कहते हैं। कौन सी क्रांति के? हरित क्रांति के। लेकिन भारत में कौन लेके आया? भारत में लेके आए MS स्वामीनाथन। इसलिए भारतीय हरित क्रांति के पिता कौन होंगे? MS स्वामीनाथन होंगे। लेकिन जब आपको पूछ लिया जाए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हरित क्रांति के पिता कौन होंगे, तो ऐसे में आंसर क्या होगा? नॉर्मन बोरलॉग। इसी के लिए, इसी के चलते इन्हें आगे जाकर नोबेल पीस प्राइज भी मिलता है, शांति पुरस्कार भी, नोबेल शांति पुरस्कार भी इसीलिए इनको आगे चलकर मिल जाता है, नोबेल पीस प्राइज। ये कहानी है इन 3 सालों की, वर्ष 1966 से लेकर 69 तक, 3 साल तक ये सारी की सारी चीजें की गई। भारत में उन्नत किस्म के बीज बांटे गए, गेहूं के बीज बांटे गए, चावल के बीज बांटे गए। किस प्रोग्राम के अंतर्गत? उन्नत किस्म वितरण कार्यक्रम की शुरुआत के अंतर्गत 1966 में इसकी शुरुआत की गई। कहां से की गई? जींद से इसकी शुरुआत की गई। गेहूं के बीजों को, उन्नत किस्म के बीजों को भारत में क्या बोला गया? कल्याणी और सोना के नाम से बोला गया। चावल के उन्नत किस्म के बीजों को क्या बोला गया? जया और सुषमा नाम दिया गया। हरित क्रांति शब्द कृषि उत्पादन में वृद्धि को किसने दिया? विलियम गोड साहब ने दिया। इस तरीके से भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हो जाती है। कब हुई? 1966 एग्जैक्टली है, लेकिन कई बार पुस्तकों में आपको यह 1967 भी देखने को मिलेगा। लेकिन हम कह सकते हैं कि वर्ष 1966 में पूर्ण रूप से नहीं, लेकिन संयुक्त रूप से भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कर दी गई। हरित क्रांति की शुरुआत इन इंडिया ग्रीन रेवोल्यूशन वाज स्टार्टेड इन 1966, लेकिन पूर्णतया इसकी शुरुआत की गई वर्ष 1967 में। इस चीज को याद रखना। अब ये जो हरित क्रांति के अंदर, हरित क्रांति का पूरा श्रेय जाता है एक बीजों
को, ये बीजों का नाम क्या था, इन बीज का नाम क्या था, हाई यील्डिंग वैरायटी डिस्ट्रीब्यूशन, वैरायटी उन्नत किस्म के, उन्नत उत्पादन किस्म, उन्नत उत्पादन किस्म। हरित क्रांति भारत में कौन लेके आया, उन्नत उत्पादन किस्म ले आई। किस किस की थी, हमें सबको पता है भैया, दो ही चीजें थी, व्हीट एंड राइस, गेहूं और चावल, चावल और इधर क्या है, गेहूं। अब इन वैरायटियों की एक विशेषता थी, विशेषता क्या थी, पहली चीज इनको सिंचाई अधिक चाहिए थी। क्या चाहिए थी, सिंचाई अधिक, मोर इरिगेशन। दूसरी चीज इनको आवश्यकता थी अधिक उर्वरक की, मोर फर्टिलाइजर, मोर फर्टिलाइजर। तीसरी चीज इनको दोबारा उगाने के लिए दोबारा नया ही बीज लाना पड़ता था, जेनेटिकली नलिफाइड होते थे, धन अधिक। ये तीनों विशेषताएं थी और यही तीनों विशेषताएं ही हरित क्रांति की कमी भी बन जाती हैं, हरित क्रांति की अच्छाइयां भी बन जाती हैं, हरित क्रांति की बुराइयां भी बन जाती हैं। ये है विशेषताएं और यही कारण था ये भारत के कुछ राज्यों में सफल हो जाती है और कुछ राज्यों में असफल हो जाती है। ठीक है भैया। इसके साथ ही जो पहला योजना अवकाश था हमारा 1966 से लेकर 69 तक ये खत्म हो जाता है। अब समय था चौथी पंचवर्षीय योजना की शुरुआत करने का। चले भैया, चले भैया, चले 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 आगे चले। ओके 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 डोकी, चलो आगे चलो भैया। चालू करते हैं चौथी पंचवर्षीय योजना, फोर्थ 5 ईयर प्लान। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना, चतुर्थ पंचवर्षीय। जल्दी से टाइमिंग बताइए इसकी क्या होगी, 1969 से 74। याद आया, बिल्कुल याद आया, 1969 से 74। अब बात करें उद्देश्य की, तो भैया देखो एक चीज तो तय थी, जब तक भारत आत्मनिर्भर नहीं हो जाएगा तब तक भारत का कुछ नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि कृषि उत्पादन तो बढ़ाना है लेकिन वो आत्मनिर्भरता के साथ बढ़ाना पड़ेगा। एक चीज ये तय थी कि जब तक भारत के पास खुद के पास खाने का नहीं होगा ना तब तक कोई इज्जत नहीं करेगा। हमने आपको कहानी बताई थी व्हाइट हाउस की, इंदिरा गांधी चली जाती है, कई दिन तक उन्हें कोई नहीं पूछता, और जब भारत को गेहूं दिया गया तो वो सड़ा हुआ गेहूं दिया गया। तो इसी को दिमाग में रखते हुए फोर्थ 5 ईयर प्लान, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के ऑब्जेक्टिव सेट किया गया सेल्फ रिलायंस का, आत्मनिर्भरता का, आत्मनिर्भरता। यदि हम मॉडल की बात करें तो मॉडल आपको याद होगा, पिछली बार देखो शुरू में कौन था, हारोडोमार, दूसरी बार कौन था, नेहरू मालनुबिस, तीसरी बार कौन था, कौन था जल्दी, सुखमय चक्रवर्ती। अभी कौन आएगा, अशोक रुद्र। क्या नाम है इनका, अशोक रुद्र। अच्छा, इनके एक और इनके सहपाठी यदि मैं कह दूं तो एलन माने, और ये दोनों ही चेले थे प्रोफेसर गाडगिल के। तो कई बार आपको गाडगिल भी मिल जाता है, ये गाडगिल मॉडल। तो इस मॉडल का बहुत सारे नाम है, तो याद रखिएगा तीसरे मॉडल के बहुत सारे नाम है, अशोक रुद्र, एलन माने और गाडगिल मॉडल इनका नाम है। काम क्या क्या हुआ देखो जी, एक समिति बनी थी एल.के. झा समिति। कौन सी समिति, याद रखिएगा, एल.के. झा समिति। एल.के. झा समिति बनती है। एल.के. झा समिति क्यों बनाई गई थी उसका परिप्रेक्ष्य देखिएगा भैया। देखो यहां समस्या किस चीज की आ रही थी, हमें पता था कि सिंचाई अधिक चाहिएगी यदि हमें हरित क्रांति हर जगह करनी है, हमें पता था उर्वरक अधिक चाहिएंगे, और यदि इनको हम धन ज्यादा कर दें, सभी किसानों को पैसे दे दें, तो उर्वरक भी बढ़ जाएंगे, सिंचाई भी बढ़ जाएगी। तो मुख्य समस्या है धन की। अब बाजार में धन कौन डालता है, वाणिज्यिक बैंक। वाणिज्यिक बैंक कौन से होते हैं, जो आम बैंक, जो आम आदमी से व्यवहार करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एसबीआई आपसे व्यवहार करता है, दुर्व्यवहार करता है लेकिन करता तो है ना। एचडीएफसी
एक्सिस बैंक, ये सारे वाणिज्यिक बैंक है। आरबीआई वाणिज्यिक बैंक है? नहीं। तुम खाता खुलवा सकते हो? नहीं। नाबार्ड तुम खाता खुलवा सकते हो? नहीं। सिडबी तुम खाता खुलवा सकते हो? नेशनल हाउसिंग बैंक, एक्सिम बैंक तुम खाता खुलवा सकते हो? नहीं ना। एसबीआई, एचडीएफसी, एक्सिस, आईसीआईसीआई, बंधन, पेटीएम, ये कैसे है? कमर्शियल बैंक। बाजार में पैसे कौन देता? हमारे पास पैसे कहां से आए? बैंकों ने दिया। तो जरूरी था बैंकों में सुधार लाना, इसीलिए एलके झा समिति का गठन होता है। समस्या क्या थी? कि समस्या यह थी कि अब से पहले जो बैंक थे ये सारे निजी बैंक थे। और भाई साहब कोई भी कंपनी काम किस लिए करती है? लाभ के लिए काम करती है। और लाभ कहां अधिक होगा? जहां पैसा अधिक होगा। पैसा कहां अधिक होगा? शहरों में अधिक था। लेकिन हरित क्रांति को सफल बनाने के लिए गांव के अंदर, ग्राम के अंदर विकास लाना पड़ेगा। गांव के अंदर बैंकों को ले जाना पड़ेगा। और भैया निजी बैंक का लाभ होगा नहीं तो क्यों जाएंगे? तो इसीलिए एलके झा समिति का गठन होता है। एलके झा साहब क्या कहते हैं? एलके झा साहब कहते हैं कि ऐसे सभी बैंक इरेज कर रहा हूं इस सभी को, ऐसे सभी बैंक, एलके झा समिति की हम बात कर रहे हैं। एलके झा साहब कहते हैं कि ऐसे सभी बैंक जिनका वार्षिक टर्नओवर 50 करोड़ से अधिक हो, ऐसे सभी बैंक जिनका वार्षिक टर्नओवर 50 करोड़ से अधिक हो, ऐसे बैंकों का राष्ट्रीयकरण करना है। ऐसे बैंकों का क्या करना है? राष्ट्रीयकरण करना है। All those banks which have a turnover of more than 50 crore should be nationalized. Nationalization of bank. ये किसने कहा? एलके झा समिति कह रही है। और इन्हीं को बात को मानते हुए 13 जुलाई आई थिंक 13 जुलाई 1969 को भारत के 14 बड़े बैंकों का, कितने बैंकों का? 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। अब समस्या एक है, एक समस्या क्या है गुरुजी वो भी बोलो। तो भाई साहब आप ये कहोगे सर ये नेशनलाइजेशन, ये राष्ट्रीयकरण, ये नदियां, ये पवन, ये झरोके है क्या बात? इसको समझाइए। राष्ट्रीयकरण देखो भैया नाम से पता चल रहा होगा, नहीं चल रहा तो कोई बात नहीं, मास्टर तुम्हारा बता देगा। नेशनलाइजेशन क्या होता है, राष्ट्रीयकरण क्या होता है? राष्ट्रीयकरण मतलब राष्ट्र के नाम। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए कोई कंपनी है एबीसी प्राइवेट लिमिटेड, मार्कर चेंज करना पड़ेगा, मार्कर कौन सा लो, कौन सा? मान लीजिए कोई कंपनी है एबीसी प्राइवेट लिमिटेड, जब इसे सरकार खरीद लेगी तो इसे ही सरकारीकरण कहते हैं, इसे ही क्या कहते हैं? राष्ट्रीयकरण कहते हैं। सिंपल सी बात है, राष्ट्र के नाम। कल एग्जामपुर को यदि मोदी जी आए, मतलब भारत सरकार खरीद ले, भारत सरकार की कंपनी बन जाए, एग्जामपुर बन सकती है। जिस हिसाब से तुम लोग प्यार दिखा रहे हो भारत सरकार की, जल्दी बन जाएगी। हाँ जी, हाँ इसमें 13 जुलाई है, मैं कंफ्यूज हो रहा हूं, अभी रुक जाओ, अभी मैं बता दूंगा। तो हम बता रहे थे आपको, अरे 19 जुलाई है, 19 जुलाई याद रखना। इस साल क्या हुआ? 2019 में इसको 50 साल पूरे हुए, इसलिए महत्वपूर्ण है। तो हम आगे बता रहे थे आपको कि एबीसी प्राइवेट लिमिटेड को यदि सरकार खरीद ले, अच्छा सरकार कब मालिक बन सकती है? सरकार मालिक बन सकती है जब इसके 50% से अधिक मालिकाना हक सरकार के पास हो। और यह मालिकाना हक क्या फ्री में मिलेगा? नहीं, इनको खरीद लेगी सरकार, इसके बदले इनके जो मालिक होंगे उनको पैसे दे देगी सरकार। पैसे देती है, जबरदस्ती नहीं छीनती है। इसी को बोलते हैं राष्ट्रीयकरण। इसको क्या बोलते हैं? राष्ट्रीयकरण। समझ में आया? व्हाट इज नेशनलाइजेशन? नेशनलाइजेशन मींस द नेम ऑफ नेशन। राष्ट्रीयकरण का मतलब होता है राष्ट्र के नाम, मतलब राष्ट्र के द्वारा खरीद लिया जाना ही राष्ट्रीयकरण कहलाता है। समझ में आ गया भैया? तो इस तरीके से 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। ये पहली बार वाणिज्यिक बैंकों का एक साथ राष्ट्रीयकरण हो रहा था। इससे पहले भी हो चुका था 1955 में। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बना दिया जाता है उनकी 5 शाखाओं के साथ में। इससे पहले भी हो चुका था 1949 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को राष्ट्रीयकृत किया गया। लेकिन यह पहला मौका था कि जब इतने सारे वाणिज्यिक बैंकों का एक साथ राष्ट्रीयकरण किया गया, इसीलिए इसे वाणिज्यिक बैंकों के राष्ट्रीयकरण का
राष्ट्रीयकरण का प्रथम चरण कहते हैं? कौन सा चरण कहते हैं? प्रथम चरण कहते हैं। फर्स्ट स्टेज ऑफ नेशनलाइजेशन ऑफ कॉमर्शियल बैंक, नेशनलाइजेशन ऑफ कॉमर्शियल बैंक्स। चीजें क्लियर है भाई? सभी को क्लियर है? बोलो हाँ या ना, हाँ या ना। कौन सी पंचवर्षीय योजना पढ़ रहे हैं हम? चौथी पंचवर्षीय योजना पढ़ रहे हैं। ये एल के झा समिति है। एल के झा समिति ने सुझाव दिया। किस समिति के सुझावों पर? एल के झा समिति के सुझाव। कितने बैंक? 14 बैंक। क्या किया गया? राष्ट्रीयकरण किया गया, माने कि राष्ट्र के नाम किया गया। क्लियर है? बोलो जल्दी, बोलो जल्दी, बोलो जल्दी 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 बोलो भाई साहब, कहाँ गए तुम लोग? बोलो 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 बोलो। शाबाश 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 शाबाश। हाँ जी बोले। हाँ ये सर, क्या आज ही पूरी इकोनॉमिक्स कंप्लीट करा दोगे क्या? जी बिल्कुल, कोशिश तो यही है कि आज ही करवा दूं मैं। चलो जी आगे चलें, आगे चलते हैं साहब, आगे चलते हैं। हाँ भैया, अब देखो हम बात कर रहे थे फोर्थ फाइव ईयर प्लान की। टाइमिंग क्या था जल्दी बताइएगा? 1969 से लेकर 1974। राष्ट्रीयकरण हो गया है 1969 में। इसके बाद क्या हुआ? 1971। देखो व्हेन इंडिया गोट इंडिपेंडेंस, जब भारत आजाद होता है, तो ये मेरा प्यारा भारत महान है, जो भी मैप है व्हाटएवर, यहां था पूर्वी पाकिस्तान और यहां था पश्चिमी, माफ कीजिएगा, यहां था पश्चिमी पाकिस्तान और यहां था पूर्वी पाकिस्तान। ठीक है, दो था। ये दुनिया के चंद उदाहरणों में से एक उदाहरण था। अब समस्या हुई विभाजन में। विभाजन में क्या समस्या थी कि ये वाले जो एरिया से इधर वाले लोग थे और इधर वाले लोग थे, ये आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, भाषा के रूप में बिल्कुल अलग थे, तो इनको विभाजन में दिक्कत नहीं हुई। लेकिन ये जो वाले लोग थे, ये था तो बंगाली ना, ये आर्थिक रूप से भी एक थे, सामाजिक रूप से भी एक थे, राजनीतिक रूप से भी एक थे। तो ये बात इस पाकिस्तान को समझ में नहीं आ रही थी कि भैया ये लोग कैसे साथ देते हैं। तो यहां एक सेना बनती है राजाकार की, राजाकार्स। तो राजाकार्स को दबाने के लिए पश्चिमी पाकिस्तान से एक विमान उड़ता है और ढाका यूनिवर्सिटी पर बम पटक दिया जाता है, जिसे कहा जाता है ढाका यूनिवर्सिटी, ढाका महाविद्यालय हत्याकांड, ढाका यूनिवर्सिटी मैसेकेयर 1971 के करीबन, 70s के अंदर, ठीक है, 70 के दशक में। तो इसके बाद यहां से लोग आते हैं हमारे से मदद लेने के लिए। अब भारत का प्रधानमंत्री कौन उस समय? इंदिरा प्रियदर्शिनी गांधी। तो यहां से कुछ मदद दे भी दी जाती है और एक यहां नई एक सेना बन जाती है। कौन सी सेना? बांग्ला मुक्ति वाहिनी, बांग्ला मुक्ति वाहिनी। बांग्ला मुक्ति वाहिनी यहां बन जाती है, हमला होता है, इधर से मदद नहीं जा पाती है क्योंकि भारत ने यहां पे हमला कर दिया। भारत भी यहां पे इनको मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। और इसी के साथ साथ 1971 में बांग्लादेश को आज़ाद करवा दिया जाता है। तो आज बांग्लादेशी टीम चाहे धोनी के बारे में कुछ भी कहें, लेकिन आज़ाद किसने करवाया? भारत ने करवाया। इसको कहते हैं 1978 बांग्ला मुक्ति युद्ध, या इसे कहें बांग्लादेश लिबरेशन वॉर। क्या कहेंगे अंग्रेजी में? बांग्लादेश लिबरेशन वॉर। बांग्लादेश लिबरेशन वॉर कब हुआ? 1971। अब आप कहोगे सर अर्थशास्त्र में इसका क्या लेना देना? अरे भैया, जब ऐसा युद्ध होता है तो शरणार्थी आते हैं और इसी को देखते हुए भारत में बांग्ला शरणार्थी समस्या उपजी। शरणार्थी समस्या मतलब माइग्रेशन होता है, बहुत सारे लोग, हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में बांग्लादेशी लोग भारत में आ जाते हैं, माइग्रेशन होता है और इसी के साथ साथ भारत में महंगाई भी चालू हो जाती है। यहीं पे भारत में आज तक की सबसे तेज महंगाई होती है। भारत में तेज महंगाई हुई, ठीक है जी।
अब यहां पे सिचुएशन एक और थी। 1974 जैसे ही चौथा पंचवर्षीय योजना समाप्त हुई, इंदिरा गांधी घोषणा कर देती हैं चुनाव आने वाले हैं, इससे पहले घोषणा कर देती हैं जब पांचवी पंचवर्षीय योजना की शुरुआत होती है, तो यहां चालू हो जाता है भारत का पहला परमाणु प्रक्षेपण, भारत का प्रथम परमाणु प्रक्षेपण, इंडियाज फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट, इंडियाज फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट भी यहां पे कर दिया जाता है। हालांकि यदि आपके एग्जाम में आता है तो इसे चौथी पंचवर्षीय योजना में नहीं रखेंगे, इसमें किस में रखेंगे? पांचवी पंचवर्षीय योजना में रखेंगे। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलो 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 जी जी, बिल्कुल मिश्रा जी, मृदु मिश्रा जी जी, हाँ जी, ईशान सिंह ऑफलाइन वाले, हाँ जी, किसको क्या दिक्कत है सर जी? बस करो यार, कमेंट्स भी देख लो, कमेंट्स देख तो रहा हूं। स्माइलिंग बुद्धा जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जेल वार्डन में इकोनॉमिक्स आती है? हाँ जी बिल्कुल नीलू जी, आती है, बिल्कुल आती है जी, बिल्कुल 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 आती है। 18 मई 1974, स्माइलिंग बुद्धा जी। कितने घंटे की क्लास करेगी? चलो बताओ, अभी क्लास को आगे कंटिन्यू करेंगे या रोके? जल्दी बताओ, क्लास को कंटिन्यू करना चाहिए कि और चलाएं आगे? बोलो 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 भैया, बोलो बोलो, जल्दी बोलो, बोलो जी, बोलो 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 बोलो। आज रुकना नहीं है? चलो चलो, रुकना नहीं है तो चलो छोड़ दो, फिर किस बात की बात है। चलिए, इसी क्रम में पांचवी पंचवर्षीय योजना की भी शुरुआत कर देते हैं, जिसकी टाइमिंग होगी 1974 से लेकर, उम्मीद करी गई थी 1979, लेकिन इसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। इस बार इंदिरा ने चुनाव में एक नारा दिया, और नारा था गरीबी हटाओ, और उसी को उद्देश्य बना लिया। पांचवी पंचवर्षीय योजना का जो उद्देश्य था वो था एलिमिनेशन ऑफ पॉवर्टी, गरीबी हटाओ, एलिमिनेशन ऑफ पॉवर्टी, गरीबी हटाओ। यदि इस मॉडल की बात करें, सर्वाधिक बार पूछा गया है, किसी भी यूपी का एग्जाम हो, चाहे राजस्थान का एग्जाम हो, चाहे दिल्ली का एग्जाम हो, किसी भी परीक्षा में यदि कोई सर्वाधिक बार मॉडल पूछा गया है तो वो मॉडल पूछा गया पांचवी पंचवर्षीय योजना का मॉडल। और इसका मॉडल का नाम क्या है? जल्दी बोलो जल्दी बोलो, जल्दी 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 जल्दी, डीपी धर मॉडल। क्या नाम है? डीपी धर मॉडल। चलिए भैया, अब यदि काम की लिस्ट की चालू करते हैं, 1974 में भारत सरकार द्वारा एक बहुत ही तगड़ा कार्यक्रम चालू करा जाता है, 20 सूत्री कार्यक्रम, 20 पॉइंट प्रोग्राम जिसे कहते हैं, इसकी भी शुरुआत यहां से कर दी जाती है। 20 पॉइंट प्रोग्राम में क्या होता है? बेसिकली एक आदमी नियुक्त कर दिया जाता है और 20 पॉइंट्स फिक्स करे जाते हैं कि लिटरेसी रेट इतना करना है, साक्षरता दर इतनी करनी है, और शिशु मृत्यु दर इतनी लानी है, मातृत्व मृत्यु दर इतनी लानी है, लिंग विकास इतना करना है, लिंग अनुपात इतना करना है, आर्थिक विकास इतना करना है, ऐसे करके 20 पॉइंट बनाए जाते हैं। और इसके ऊपर एक हेड अपॉइंट कर दिया जाता है जो कि कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा होता है उसके पास। वर्ष आया 1975 में। अच्छा, 1975 में एक नए तरह के, रंगीन तरह के एक नए बैंक के बारे में बात करी गई। 1975 में कहा गया कि भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक भी खोले जाएं। समस्या क्या आ रही थी कि अभी 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण तो कर दिया गया, लेकिन अभी भी गांव के अंदर बैंक खोलने से पहले सरकार भी सोच रही है, क्योंकि सरकार को नुकसान ज्यादा हो रहा है। तो ऐसे में एक समिति बनी थी जिसका नाम था नरसिम्हन समिति, जो रीजनल रूरल बैंक्स के बारे में बात करती है। कौन से बैंक के बारे में? रीजनल रूरल बैंक्स के बारे में। एक नए तरह के बैंकों के बारे में यहां बात हो रही है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के बारे में यहां पे बात हो रही है। इनका स्ट्रक्चर कैसे अलग है उसे समझते हैं। तो भाई साहब, इसमें यूं है कि 50% तो देती है केंद्र सरकार। कौन देगी? केंद्र 50%। 35% देगा इसमें स्पॉन्सर बैंक, मतलब जो बैंक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक खोलना चाहता है, जो बैंक गांव के अंदर बैंक खोलना चाहता है, वो 35% इन्वेस्ट करेगा, और बाकी बचा 15% करेगी राज्य सरकार। तो ऐसे सभी सरकार के अनुदानों से, सभी सरकारों की हेल्प से ये ग्रामीण, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक खुलेंगे 1975 में। और इसी के तहत भारत में 3 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक खोले गए। कितने?
3 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक खोले गए, जिनमें सबसे पहला था, जिसमें पहला था प्रथमा बैंक। कौन सा बैंक? प्रथमा बैंक। ये भारत का पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है, याद रखिएगा। भारत का पहला, इंडियाज फर्स्ट रीजनल रूरल बैंक, भारत का पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। नाम क्या है? प्रथम है, पहला प्रथमा बैंक। कौन सा है? प्रथमा बैंक। कहां खोला गया? ये खोला गया उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद डिस्ट्रिक्ट में। कहां खोला गया? मुरादाबाद डिस्ट्रिक्ट में। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की क्या विशेषता होती है? ये एक क्षेत्र विशेष में रहते हैं, 2 या 3 तहसीलों के अंदर। ये 2 या 3 तहसीलों में, कितनी तहसीलों में? 2 या 3 तहसीलों में ये होते हैं, और इसे कहते हैं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। जिसका स्ट्रक्चर याद रखिएगा, इसमें अनुदान होता है। केंद्र सरकार का कितना अनुदान होता है? 50% का। राज्य सरकार का कितना अनुदान होता है? 15% का। और जो बैंक ये बैंक खोलना चाहता है, ऐसे बैंक खोलना चाहता है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक खोलना चाहता है, उनका अनुदान कितना होता है? 35%। तो भारत में 3 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक भी खोले गए। आई थिंक 2 अक्टूबर को खोले गए थे, 2 अक्टूबर 1975 को, है ना? 2 अक्टूबर 1975 को भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की शुरुआत कर दी जाती है। अब इसके आगे क्या होगा उसको भी देख लेते हैं भैया, आपने को डरना नहीं है। अब 1975 में ही इलाहाबाद हाईकोर्ट का एक जजमेंट आता है। हुआ यूं था कि इंदिरा ने चुनाव में अपने निजी सचिव, जो सरकार की तरफ से एक आईएएस दिया जाता है, उसका उपयोग किया था। इसके अलावा उन्होंने गाड़ियां भी यूज की थी, सरकारी गाड़ियां। जबकि कोड ऑफ कंडक्ट ये कहता है, चुनाव की आचार संहिता ये कहती है कि सरकार के किसी भी प्रकार के संसाधनों का उपयोग आप चुनाव में नहीं कर सकते। और इसी के आधार पर इलाहाबाद हाईकोर्ट के जजमेंट ने यह कहा कि इंदिरा का चुनाव गैरकानूनी है। मतलब इंदिरा अब नई प्रधानमंत्री नहीं रहेंगी, ज्यादा से ज्यादा 2 महीने रख सकती हैं, इससे ज्यादा नहीं। इस बात पर मीटिंग बुलाई गई, इंदिरा के घर पे मीटिंग बुलाई गई, और वहां इंदिरा के छोटे बेटे संजय गांधी भी मौजूद होते हैं। एक सुझाव मिला कि भारत में अनुच्छेद 356 या 352, आई थिंक ऐसा ही कुछ होगा, इसके अंतर्गत भारत में आपातकाल की घोषणा कर दी जाती है। और यही सुनना था। और इंदिरा गांधी सुबह रेडियो पर आती हैं और कहती हैं, आंतरिक कलह के कारण, इन कारणों को याद रखिएगा, आंतरिक कलह के कारण भारत में आपातकाल की घोषणा की जा रही है। इन इंडिया ड्यू टू इंटरनल डिस्टर्बेंसेस emergency is declared in India in 1975। एक और चीज, आपातकाल में हमेशा याद रखना, आपातकाल में राष्ट्रपति की अनुमति की आवश्यकता होती है। तो सवाल बन सकता है कि उस समय आपातकाल के दौरान हमारे राष्ट्रपति कौन थे, तो उसको भी बताते हुए चलता हूं। तो उस समय राष्ट्रपति जो थे हमारे, वो थे फखरुद्दीन अली अहमद साहब। कौन थे? फखरुद्दीन अली अहमद साहब। मतलब आज तक के यदि आप राष्ट्रपति पढ़ोगे, ऐसा बोलना नहीं चाहिए, लेकिन सबसे बेकार राष्ट्रपतियों में से एक राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद। आपातकाल की घोषणा कर दी जाती है भारत में। फखरुद्दीन अली अहमद मैडम को फोन करके पूछते हैं कि मैडम आपको मेरे से अनुमति लेनी थी, ये तो संविधान में लिखा है। तो मैडम ने कहा कि हमने आपसे अनुमति ले ली। आपने कह दिया जी हाँ। फखरुद्दीन अली अहमद ने कहा हाँ जी बिल्कुल कह दिया हमने। और ये इमरजेंसी चलती है लगभग 1977 तक। 1977 में इंटेलिजेंस की रिपोर्ट के अनुसार फिर से चुनाव करवाए जाने पर कांग्रेस को जीत मिलना तय था, और इसी के आधार पर 1977 में चुनाव करवाए जाते हैं। और चुनाव में इस बार बहुत सालों से भारत के प्रधानमंत्री बनने की इच्छा रखने वाला मोरारजी देसाई एक पार्टी बना लेते हैं, जनता पार्टी। ये काफी सारे लोगों का समूह था। आज का जनसंघ, भारतीय जनता पार्टी, जनता दल, ये सभी के सभी इसमें रहते हैं। जनता पार्टी के अध्यक्ष बन जाते हैं मोरारजी देसाई, और सरकार इस बार चुनाव जीतती है मोरारजी देसाई की सरकार, जनता पार्टी। और यह पहली बार हुआ है भारत के इतिहास में जब गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री भारत में चुनना तय है। वर्ष 1978 में जनता पार्टी के प्रधानमंत्री को नियुक्त कर दिया जाता है भारत के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री के रूप में। प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री के रूप में भारत के चुन लिया जाता है। किसको? मोरारजी देसाई को। 1978 में आ जाते हैं। तो जो पंचवर्षीय योजना, 5वीं पंचवर्षीय योजना 1969 में खत्म होनी थी, इस पर एक क्रॉस मारते हैं क्योंकि काफी दिन से बदला नहीं गया था, और 1978 में से खत्म कर देते हैं 1978 तक।
तो इसीलिए पांचवी पंचवर्षीय योजना एकमात्र ऐसी पंचवर्षीय योजना बन जाती है जिसका कार्यकाल था 1974 से लेकर 1978 तक। याद रखिएगा, एकमात्र ऐसी पंचवर्षीय योजना जिसका कार्यकाल रहा है 1974 से 78। तो कौन सी है? पांचवी पंचवर्षीय योजना। चलिए भैया, क्लियर है? क्लियर है? जल्दी बोलो, जल्दी जल्दी जल्दी, हाँ या ना, हाँ या ना, हाँ या ना, हाँ या ना। कितने बजे तक चलेगी? चला लेंगे, टेंशन ना लो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। शाबाश 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 शाबाश। चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ, अपने चौधरी चरण सिंह जी भी आने वाले हैं, चौधरी साहब भी आने वाले हैं। जी जी, बिल्कुल आएंगे, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अरे गौरव भाई साहब, सीधा सीधा क्या कह रहे हो तुम? शाबाश जी, शाबाश 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 शाबाश। अब चलते हैं अगली योजना की तरफ से। चलो, मुझे लगता है कि आपका पेशेंस इतना ही है। कल के लिए तैयार रहिएगा। कल हम इसी टाइम पे 11 बजे ही लेके आएंगे। इससे भी लंबी क्लास लेने वाला हूं। आज तुम्हारी पहली क्लास थी, थोड़ा सा परिचय दिया था, मेरे भी पढ़ने का तरीका आपको थोड़ा सा बताया था। तो कल से तैयार रहना, लोगों को बताते रहना, और जो तुम्हारे दोस्त वोस्त हैं उनको शेयर वेयर कर लेना कि मास्टर साहब अब ये पूरी की पूरी दिल्ली पुलिस के लिए आपके लिए सीरीज चला रहे हैं। अपनी 2-3 क्लास में मैराथन थोड़ी सी लंबी करने की कोशिश करेंगे। इसे मैराथन नहीं कहते यार, 1.5-2 घंटे की क्लास को। मुझे चाहिए 5-6 घंटे आपके चाहिए, और उसमें मैं भी मेहनत करूंगा। लिख लिख के बता रहा हूं, यहां पे पीपीटी नहीं है। तो आप भी मेहनत करो, मैं भी मेहनत करूं। दिल्ली पुलिस का एक सवाल यहां से बाहर नहीं जाना है। और उसके बाद जब ये थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी 2 दिन में, तब अपन चालू करेंगे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। टॉप 200 क्वेश्चंस दूंगा इसमें। 50 क्वेश्चंस का एक सेट रोज डिस्कस करेंगे, आंसर के साथ डिस्कस करेंगे, अच्छे से डिस्कस करेंगे। रोज आइएगा, 11 बजे यही मिलूंगा मैं, कहीं जाने की चिंता नहीं है। और जो दोस्त तुम्हारे नहीं आए थे, जो कह रहे थे मास्टर पता नहीं कैसा है, कैसे है, पहली बार देखा है, चिंता ना करिएगा। यहाँ की सारी इकोनॉमिक्स सिखा के आपको अर्थशास्त्री बनाने की गारंटी मेरी है। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए ध्यान रखिएगा, सो जाइएगा, और अभी जिनको गुड नाइट सब्बा खैर करनी है कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।